अब शनाया का पेशेंस खत्म हो गया था। रूपल के ये दोस्त आहान को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात शनाया से छिपी नहीं थी और आहान सिर्फ अपनी बीवी के लिए ये सब चुपचाप सहन कर रहा था। मगर अब शनाया चुप नहीं रहने वाली थी। इससे पहले कि आहान प्रेम से कुछ कह पाता, शनाया ने जवाब में चिढ़कर कहा, इस सबसे तुम्हारा क्या लेना देना है? माइंड योर ओन बिजनेस। शनाया के लहजे में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। अपनी बात कहने के बाद शनाया ने आहान की तरफ एक नजर देखा और हैरानी से मन ही मन में बोली, आहान का नेचर इतना शांत क्यों है? क्या वो अपने खिलाफ कुछ कहने वालों से नाराज नहीं होता? अगर आहान की जगह किसी ने मुझसे इस तरह बिहेव किया होता तो मैं बहुत ही पहले इस जगह से चली जाती। शनाया को नाराज होता हुआ देखकर प्रेम और उसके दोस्त भी सीरियस हो गए। राज बेदी ने शनाया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस शनाया, आप प्लीज अपसेट मत होइए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। शनाया कुछ और भी कहने वाली थी मगर आहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शनाया ने उसकी तरफ देखा तो आहान ने आंखों ही आंखों में उसे बात करके आगे न बढ़ने का इशारा किया। अब उस प्राइवेट रूम का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। शनाया गिल जैसी होशियार और स्मार्ट बिजनेस वुमन आहान के लिए इतनी प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव कैसे हो सकती थी? शनाया के उस रिएक्शन ने रूम में मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया था। रूपल ने दिल ही दिल में कहा, शनाया, ये तुम्हें क्या हो गया है यार? इस आहान ने तुम पर कोई जादू किया है या सच में तुम इस गुड फॉर नथिंग लड़के के प्यार में अंधी हो गई हो? ओह गॉड, आई कैन नॉट टेक दिस। रूपल थोड़ी ज्यादा ही इरिटेट हो गई थी, इसलिए उसने अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर जाना सही समझा। वो सीधा रूम से निकलकर वॉशरूम में गई और अपना चेहरा धोकर फ्रेश हो गई। बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा गंजा आदमी खड़ा था। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी। गले में सोने के चेन्स पहना हुआ वो आदमी रूपल की तरफ ही देख रहा था। एकदम से रूपल के सीने में घबराहट पैदा हो गई, मगर वो भागकर जा भी कहां सकती थी? पीछे दरवाजा था। रूपल ने देखा कि उस मोटे आदमी का हाथ रूपल के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे एकदम से रूपल ने कुछ सोचा और अपने सामने खड़े उस गंजे और मोटे आदमी को लात मार दी। वैसे तो रूपल के किक की वजह से वो आदमी कुछ कदम पीछे हट गया, मगर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुस्सा था। रूपल की हैरानी के लिए उल्टा वो आदमी हंसने लगा। लड़की, तुम तो बहुत एनर्जेटिक हो। वैसे एक बात बताओ, क्या ये एनर्जी मुझे बेड पर देखने मिलेगी? उस आदमी की कही ये बात सुनकर रूपल के चेहरे पर नफरत उतर आई। रूपल ने उस आदमी को गुस्सैल नजर में देखा और कहा, घटिया। ये कहकर वो प्राइवेट रूम में वापस जाने लगी कि तभी उस गंजे और मोटे आदमी ने रूपल का पीछा करते हुए कहा, मैं घटिया, जरा अपनी तरफ देखो लड़की, तुम इतने छोटे और तंग कपड़े पहने हुए हो। हेलो गाइस, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही सपोर्ट करो गाइस। 1000 के कर दीजिए गाइस, और मैं आपके लिए लाने की कोशिश में रूपल ने वो थप्पड़ कुछ ज्यादा ही जोर से मारा था। उस गंजे और मोटे आदमी का चेहरा एक लड़की के थप्पड़ से सूज गया था और उसी सूजन की वजह से जब इस बार उस आदमी ने रूपल की तरफ देखा तो वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने गुस्से से रूपल की तरफ देखकर कहा, बेशरम लड़की, अब मैं तुम्हारी जान लेकर ही दम लूंगा। उस आदमी की ऐसी धमकी सुनकर रूपल डर गई। अगले ही पल वो गंजे और मोटे आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई विस्की की बोतल रूपल की तरफ फेंक दी। रूपल इतनी घबराई हुई थी कि उसके मन में विस्की की बोतल से बचने का भी ख्याल नहीं आया। रूपल ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी हो गए, मगर वो बोतल रूपल तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे रूपल ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खुलते ही रूपल ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस विस्की की बोतल को पकड़ लिया था। रूपल ने फिर क्यूरियोसिटी से ये देखने के लिए अपनी नजरें उठाए कि वो हाथ किसका था। अगले ही पल रूपल की आंखें खुली तो खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि जिसने उस विस्की की बोतल से रूपल को बचाया था वो कोई और नहीं, आहान ही था। आहान ने बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए विस्की की बोतल पकड़ ली थी। आगे आहान ने उस विस्की की बोतल को जमीन पर रख दिया और उस मोटे और गंजे आदमी से कहा, आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। आहान के बीच में इंटरफेयर करने की वजह से उस मोटे और गंजे आदमी को गुस्सा आ गया। उसने आहान से नफरत भरे अंदाज में कहा, अच्छा तो अब मैं बताता हूँ कि मुझे कितनी चढ़ी हुई है। अपनी बात कहते हुए उस मोटे और गंजे आदमी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और आहान की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया। मगर ये अटैक आहान के लिए बच्चे का खेल था और उसने कमर में किक करके उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। आहान के इस मोमेंट से रूपल हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। डरी हुई रूपल को देखकर उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ है, तुम ठीक हो रूपल? रूपल ने जवाब देते हुए जमीन पर गिरे हुए उस आदमी की तरफ गुस्से से देखा और बोली, ये मोटा सुअर, बदतमीज कहीं का, इसने आसपास किसी के ना होने की वजह से मेरा फायदा लेने की कोशिश की। रूपल की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड रेस्टोरेंट उसके ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था, इसलिए उसने कुछ सोचा और कहा, ब्लडी हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपल के साथ ऐसा करने की, घटिया आदमी। अपनी बात कहते हुए प्रेम मल्होत्रा जाकर उस मोटे और गंजे आदमी के हाथ पर खड़ा हो गया। जरूर उस आदमी के हाथ की कोई हड्डी टूटी थी, इसलिए वो दर्द से कराहने लगा, मगर इस बात से प्रेम मल्होत्रा को कोई फर्क नहीं पड़ा।
उल्टा राज बेदी ने भी उस मोटे आदमी को कई बार किक किया। वो दोनों इस सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही बेरहमी दिखा रहे थे। ये देखकर आहान को अच्छा नहीं लगा। अपने सामने चल रहे इस तमाशे को देखकर आहान ने मन ही मन में कहा, ये दोनों उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, मगर उसने जो कपड़े पहने हैं, जो जूते पहने हैं और उसकी वॉच, ये सब बहुत महंगी ब्रांड्स के हैं। ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम शराबी नहीं है। अगर ज्यादा मार पड़ने से इस आदमी को कुछ हो गया तो कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात के लिए हम सब किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए आहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसे इसकी सजा मिल गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मर जाएगा। आहान ने अपनी ये बात अच्छे इरादे से कही थी। ऐसी बात नहीं थी कि आहान को उस मोटे और गंजे आदमी पर तरस आ रहा था, लेकिन ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। मगर ये लड़के कहाँ समझने वाले थे। राज बेदी ने आहान से अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहा, आहान भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि इस सब की जिम्मेदारी आप अपने सर ले लें। राज बेदी की बात खत्म होते ही प्रेम मल्होत्रा ने अपने बड़प्पन को दिखाते हुए कहा, और अगर ये मोटा सांड यहाँ भी मर गया तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ, इस मैटर को आसानी से सेटल डाउन कर दूंगा। उन दोनों लड़कों की ऐसी नादानी भरी बातें सुनकर आहान ने सर पकड़ लिया और रूपल ने मुंह बनाते हुए मन ही मन में सोचा, कहा मैं इस गुड फॉर नथिंग लड़के को थैंक्स कहने के मूड में थी और इस बेवकूफ आहान ने डरपोकों वाली बात कर दी। एक ही तो अच्छा इंप्रेशन था, आहान ने वो भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। रूपल को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट करना थोड़ा अजीब था। इसलिए रूपल ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, जाने दो, छोड़ दो इसे, अब हम वापस जाकर लंच कंटिन्यू करते हैं। राज ने रूपल की बात मानकर डिसाइड किया, अब रूपल ने ही कह दिया है तो इस मोटे को छोड़ देते हैं। इसके बाद रूपल प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी के साथ उनके प्राइवेट रूम में चली गई। आहान भी उनके पीछे चला गया। वापस जाते हुए राज बेदी ने आहान से कहा, आहान भैया, आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं, कोई बात नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद आहान ने कुछ नहीं कहा। सबका लंच होने के बाद उन्होंने कुछ मीठा ऑर्डर किया। जैसे ही वेटर उस प्राइवेट रूम से बाहर गया, कुछ गुंडे अंदर आए। जब प्रेम मल्होत्रा ने उन सब के साथ उस मोटे और गंजे आदमी को अंदर आते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया। लगता है इस मोटे की चमड़ी इससे ज्यादा मोटी है, इतनी मार खाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने पर नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं भी इन सबको मजा चखाता हूँ। प्रेम मल्होत्रा ने बहुत ही कूल अंदाज में कहा। जब प्रेम अपनी ये बात कह रहा था, वो मोटा और गंजा आदमी, जिसका नाम गजेंद्र था, हाथों में एक शराब की बोतल लेकर प्रेम की तरफ आ रहा था। प्रेम मल्होत्रा इस होटल का मालिक था। अपने ही होटल में ऐसे कुछ गुंडों को देखकर वो घबरा जाता। अब बात उसकी इज्जत की थी, इसलिए प्रेम मल्होत्रा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को जोर से लात मार दी। क्योंकि गजेंद्र को पहले से ही बहुत चोट लगी हुई थी, वो एक बार फिर से जाकर जमीन पर गिर गया। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर अब बाकी गुंडे भी प्रेम मल्होत्रा से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। अब सब जब जमीन पर गिरे हुए थे तो प्रेम मल्होत्रा ने बड़े ही कूल अंदाज में गजेंद्र के पास गया और बोला, तुम सब तो गुंडे कहलाने के लायक नहीं हो। प्रेम की जीत पर पारस अग्रवाल ने उसे चीयर करते हुए कहा, वाह मेरे शेर, प्रेम मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें और तंग करेंगे। ये बात सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा अपने दोस्तों की तरफ पलटा और अपने हाथ और कपड़े साफ करते हुए लड़कियों की तरफ देखकर बोला, रूपल, मैं शनाया, क्या आप ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में रूपल और शनाया ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप बैठा जमीन पर लेटे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। पारस ने प्रेम से सवाल करते हुए कहा, भाई अब इन निठल्ले गुंडों का क्या करना है? क्या किसी को इन सबको दफनाने के लिए बुला लूं? पारस बस अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इससे पहले कि प्रेम इस बात पर कुछ कह पाता, दरवाजे से एक आवाज आई, अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये किसकी आवाज थी? क्या प्रेम मल्होत्रा ने इस सब को बचा लिया था या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था? अब आहान क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। यह आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे, मगर ये बात जिसने कही थी उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। प्रेम ने उस आदमी को बहुत ही घमंड के साथ चैलेंज करते हुए कहा, हाँ तो मैं कहाँ डरता हूँ, तुम मेरे सामने तो आओ, मैं जरूर तुम्हारा भी सामना करूंगा, और हाँ तुम्हें भी धूल चटा कर दम लूंगा, आओ तो जरा। ये सुनकर प्रेम और राज हंसने लगे। तुम सबको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी बात कही, आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी कोई ऐरा गहरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर एक जख्म का लंबा कट, हट्टा कट्टा बॉडी टाइप, और हाँ, एक हाथ पर लगा हुआ फ्रैक्चर का कास्ट। प्रेम और बाकी सबके सामने खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विकी भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे,
उन सब के बाइसेप्स को देखकर यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब वेल ट्रेन्ड फाइटर्स थे। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चलकर आ रही थी। उन तीनों को रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विकी भाई को डर कर प्रोटेक्शन फीस या फिर जिसे हफ्ता कहा जाता है वो भेजते थे। आज उन्होंने उस विकी भाई से पंगा ले लिया था। अंदर आते ही विकी भाई ने एक नजर जमीन पर गिरे हुए अपने आदमियों को देखा और प्रेम की तरफ देखकर कहा, अभी अभी कौन मुझे चैलेंज कर रहा था? एकदम से घबराहट के मारे प्रेम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हकलाते हुए विकी भाई से जवाब में कहा, भाई वो तो हम बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि सामने आप खड़े हैं, हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर विकी भाई ने अपने कदम आगे बढ़ाए और प्रेम के पास जाते हुए उससे कहा, ओह तो वो मजाक था, कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है, ये कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूं? ये सुनते ही प्रेम और राज पारस की तरफ देखने लगे। पारस ने फिर थोड़ी हिम्मत की और डरते हुए विकी भाई से कहने लगे, कैसा मजाक भाई? ये सुनने के बाद विकी भाई ने कुछ सोचने का दिखावा किया। कुछ देर की खामोशी के बाद विकी भाई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने पारस की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्यों ना गोटियां खेली जाए, बचपन में जैसे गोटी खेलते थे, लेकिन कुछ नया करते हैं, एक ट्विस्ट के साथ। बस इस बार तुम तीनों की आंखों के साथ खेलेंगे। जैसे ही पारस ने ये बात सुनी, डर के मारे बेचारा कांपने लगा। विकी भाई की बात खत्म होते ही उसके पीछे खड़े गुंडों में से एक आदमी पारस की तरफ बढ़ने लगा। अब प्रेम भी घबराने लगा। उसे डर था कि कहीं सच में पारस और उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। इसलिए प्रेम ने कुछ सोचा और बहुत हिम्मत करके विकी भाई से कहा, विकी भाई क्यों ना हम बात करके इस मामले को सुलझा दे। मगर जवाब में प्रेम के सीने पर एक जोर की लात पड़ी और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। उन दोनों ने विकी भाई से रोते हुए कहा, विकी भाई हमें माफ कर दीजिए, हमारी जान छोड़ दीजिए प्लीज। मगर अगर वो बेरहम न होता तो विकी भाई इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा कैसे बन पाता? उल्टा उसने अपने आदमियों को इशारा किया और विकी भाई के गुंडे हंटर से पारस और राज को मारने लगे। वो सब के सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नजारा देखकर वहाँ खड़ी रूपल और शनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर रूपल और शनाया अच्छे से जानते थे कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विकी भाई को अपने सामने चल रही ये पिटाई देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठा एक लड़का। बैठे हुए आहान ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, मैं जानता तो था कि वो मोटा आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उस मोटे आदमी के पीछे विकी था। इस विकी को पीटे हुए मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। खैर, जब तक वो शनाया को तंग नहीं करता मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये सोचते हुए आहान ने अपनी वाइफ शनाया का हाथ धीरे से खींचकर उसे अंधेरे में कर दिया ताकि किसी की नजर शनाया की ओर न जाए। विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन तीनों रईस के बिगड़ैल पेटों को तड़पते हुए देखने लगा। मार खाते हुए एकदम से राज बेदी ने कुछ सोचा और विकी भाई से कहा, विकी भाई हमें जाने दीजिए, अगर आपने हमारा पीछा छोड़ दिया तो पापा से कहकर मैं आपको 2 करोड़ भिजवा दूंगा, प्लीज हमें जाने दीजिए। वैसे ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा और पारस अग्रवाल की आंखों में उम्मीद नजर आने लगी। उन्हें लगा कि इतना अच्छा ऑफर सुनने के बाद विकी भाई उन्हें पक्का छोड़ देगा। वो तीनों अब विकी भाई के एक्सप्रेशंस की तरफ देखने लगे। विकी भाई ने कुछ कंसिडर करने के बाद राज बेदी से सवाल करते हुए कहा, 2 करोड़ रकम तो अच्छी है, वैसे तू तो अपने मेयर का बेटा है ना? विकी के इस सवाल को सुनकर राज बेदी की जान में जान आ गई। उसने सोचा कि मेयर का बेटा होने का सुनने के बाद विकी भाई तो उसके पैर पकड़कर उससे माफी भी मांगेगा और उसे जाने भी देगा। ये सोचकर राज बेदी की आंखें चमकने लगी। उसने मुस्कान के साथ विकी भाई की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई मैं ही हूँ मेयर का बेटा। ये सुनते ही विकी भाई के चेहरे पर नफरत उतर आई। विकी भाई ने फिर अपने दांत पीसते हुए राज बेदी से कहा, साले तेरा बाप भी मेरा नाम सुनकर डर से कांपने लगता है और तू मुझे उसका नाम सुनकर धमकाने की कोशिश कर रहा है? क्या तेरे 2 करोड़ से मेरी जिंदगी चल रही है वैसे? हाँ। राज बेदी की तो अब हालत देखने जैसी हो गई थी। वो बेचारा अब रोने लगा। विकी भाई ने फिर अपने एक आदमी की तरफ देखकर उससे कहा, 1 मिनट सुन बे, इसके हाथ पैर तोड़ दे, फिर भी इसकी जबान खामोश नहीं हुई तो इसकी गर्दन भी तोड़ दे और फिर याद से उसके चौथे के दिन मेरी तरफ से मेयर को 2 करोड़ भेज देना, समझ गया? विकी भाई की बात सुनकर उसके आदमी ने हामी भरते हुए कहा, जी भाई। विकी भाई के उस गुंडे ने बड़ा सा लोहे का रॉड पकड़ा और राज बेदी को मारने की तैयारी करने लगा। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रूपल ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही रूपल ने अपनी ये बात कही, उस प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी का ध्यान इस सुंदर लड़की पर आकर रुक गया। इससे पहले कि रूपल कुछ कह पाती, जमीन पर लेटे हुए गजेंद्र ने खड़े होते हुए कहा, कमीनी, तुम अभी भी अपना मुंह चला रही हो? इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई? गजेंद्र के सवाल पर रूपल ने कुछ भी नहीं कहा।
मगर अब विकी भाई भी रूपल की तरफ इंटरेस्ट लेकर देखने लगे। अचानक से उसकी आंखों में दिलचस्पी नजर आने लगी। वैसे भी विकी भाई को खूबसूरती बहुत भा जाती थी और रूपल वो खूबसूरती और फिगर के मामले में शनाया से कम नहीं थी। विकी भाई के लिए अब रूपल अपने नए टारगेट के तौर पर उनको पसंद आ गई। उसने रूपल की तरफ देखकर सवाल करते हुए कहा, क्या ये मेयर का बेटा या उसका कोई दोस्त तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रूपल ने तुरंत ना में सिर हिला दिया और अपने बात को एक्सप्लेन करते हुए विकी भाई से बोली, नहीं, प्रेम और बाकी दोनों मेरे दोस्त हैं। वो तो इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने मुझे बचाने के लिए। मगर इससे पहले रूपल अपनी बात पूरी कर पाती, विकी भाई ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, क्या मैंने ये सब पूछा था? ये सुनते ही नर्वस होकर रूपल की नजरें झुक गई। उसने घबराते हुए विकी भाई से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। ये सब सुनकर विकी भाई के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। तभी गजेंद्र ने विकी भाई को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, भाई, अब इस सब में बात करके वक्त बर्बाद करने जैसा कुछ नहीं है। आज रात आप इस लड़की को अच्छा सबक सिखा दीजिए, आगे से ज्यादा मुंह चलाना भूल जाएगी। गजेंद्र की बात का क्या मतलब था, ये वहाँ मौजूद हर कोई जानता था। ये सुनते ही विकी भाई की आंखें चमकने लगी। उसने रूपल का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अपने सामने खड़ी उस घबराई हुई लड़की को देखकर विकी भाई ने सवाल करते हुए कहा, तो क्या ख्याल है? मुझे लग रहा है कि गजेंद्र सही कह रहा है, मगर तुम डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये कहते हुए विकी भाई की आंखों में लालच टपक रहा था, मगर इससे पहले वो या कोई और कुछ कह पाता, एक कॉन्फिडेंट आवाज ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विकी भाई ने जब इस आवाज के डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एकदम से विकी भाई ने रूपल का हाथ छोड़ दिया। अब तक जिस शनाया को देखकर विकी भाई की आंखें खुश हो जाती थी, आज उसी शनाया को देखकर विकी भाई के माथे पर पसीना उभर आया था। विकी भाई को प्लाजा बार में उस दिन जो हुआ किसी फ्लैशबैक की तरह याद आ गया। आहान ने जिस तरह उसे, उसके आदमियों को, यहाँ तक कि रॉकी को भी मारा था, उसके बाद अब तक विकी भाई को चैन की नींद नहीं आई थी। विकी भाई के हाथ का फ्रैक्चर, आंखों में उभरा डर और वो सारी यादें किसी ट्रॉमा से कम नहीं थी। और विकी भाई पर आहान को मिलने की नौबत सिर्फ और सिर्फ शनाया की वजह से आई थी। जहाँ एक तरफ विकी भाई की सांस अटक गई थी, गजेंद्र को इस सिचुएशन को देखकर मजे आ रहे थे। उसने विकी भाई से कहा, भाई क्या दिन है, एक ही रूम में शहर की दो खूबसूरत लड़कियां मिल गई। ऐसा नजारा तो बाहर में भी देखने को नहीं मिलता। लगता है आज रात आपके मजे हैं। अपनी ये बात कहते हुए गजेंद्र ने अपना हाथ शनाया की तरफ बढ़ा दिया, मगर इससे पहले कि वो शनाया को छू पाता, विकी भाई ने गुस्से से चिल्लाकर उससे कहा, हाथ हटाओ और निकलो यहाँ से। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सभी हैरत में थे, क्योंकि अंधेरे से कोई बाहर आ गया था, जिसे देखकर विकी भाई की धड़कनें तेज हो गई थी। और वहाँ कोई और नहीं, आहान था। विकी भाई को अपनी जान ज्यादा प्यारी थी और ये गजेंद्र अपनी और विकी की मौत को न्योता दे रहा था। इस सबसे अनजान गजेंद्र ने कहा, भाई लेकिन। गजेंद्र कुछ आगे कह ही नहीं पाया। विकी ने उसे धमकाते हुए कहा, मैं शनाया के बारे में ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी घटिया शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ। विकी भाई की इस बात को सुनकर जितनी हैरानी गजेंद्र को हो रही थी, प्रेम और बाकी सब भी उतने ही शॉक थे। खुद शनाया भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। शनाया ने जब से विकी भाई को इस रूम के अंदर आते हुए देखा था, उसके दिल में अजीब सा डर मचल रहा था। लेकिन जब शनाया ने देखा कि रूपल खतरे में है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार थी, मगर विकी भाई के ऐसे रिएक्शन ने उसे हैरान कर दिया था। शनाया अब थोड़ी परेशान हो गई। इस बारे में सोचते हुए उसने मन ही मन में कहा, इस विकी को क्या हो गया है? पिछली बार जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद तो मैं बस यही प्रे कर रही थी कि कभी इस विकी भाई का चेहरा ना देखना पड़े। लेकिन इस आदमी के तो रंग ही बदल गए हैं। एकदम से ऐसा क्या हो गया है? कहीं ये सब इस विकी के साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या सच में विकी भाई किसी प्लान के साथ आया था? क्या शनाया इस सच का पता लगा पाएगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। शनाया कंफ्यूज हो गई थी। जो विकी कुछ दिनों पहले तक शौर्य के कहने पर शनाया की जान लेने के लिए भी तैयार था, एकदम से शनाया से घबरा रहा था। ये थोड़ा अजीब था। दूसरी तरफ शनाया के पीछे खड़े आहान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे मानो वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। आहान को विकी भाई से ऐसे बिहेवियर की उम्मीद थी, इसलिए आहान कुछ भी किए बिना चुपचाप खड़ा रहा। विकी भाई शनाया के सामने नजरें झुकाकर खड़ा रहा। मिस शनाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ लंच पर आई थी। हाँ, अगर मुझे इस बात की जरा खबर होती तो मैं गलती से भी ये सब नहीं होने देता। विकी भाई ने बहुत ही ईमानदार लगते हुए शनाया से माफी मांगी। विकी भाई जैसे इंसान के रूप में बने हैवान को इस तरह माफी मांगते हुए सिर्फ प्रेम और उसकी दोस्ती नहीं, खुद विकी के आदमी भी दंग रह गए थे। इतना ही नहीं, रूपल का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। क्या ये वही विकी भाई था जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक एरोगेंस नजर आ रहा था, और अब वो शनाया के सामने इस तरह माफी मांग रहा था मानो शनाया के हाथों में उसकी जान थी। विकी भाई की मजबूरी को उसके अलावा और कौन समझ सकता था? विकी भाई ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, अब तक आहान ने कुछ नहीं कहा है, इस बात का मतलब है कि मैंने उसे नाराज नहीं किया है। अच्छा हुआ कि सबके सामने मैंने इस तरह दिखावा किया कि मैं आहान को नहीं जानता, वरना पता नहीं आज मैं जिंदा भी रह पाता या नहीं।
बस सब कुछ सही हो जाए। ये बेवकूफ गजेंद्र, इसकी वजह से मैं फिर अपनी मौत को अपने सामने देख रहा हूँ। आगे विकी भाई ने कहा, मैं शनाया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि मेरे और मेरे साथियों की वजह से आपके दोस्तों को इतना जख्मी होना पड़ा, मगर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इन सबको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा, पारस अग्रवाल और राज बेदी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। आगे विकी भाई ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, और हाँ मैं शनाया, ये गजेंद्र बहुत ही बड़ा वाला बेवकूफ है। इसकी अय्याश हरकतों की वजह से आपको और आपके दोस्तों को घबराना पड़ा। वैसे तो इस नालायक गजेंद्र की गलती को मैं चाहकर भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको जो भी टेंशन और इरिटेशन हुई है उसके बदले में मैं आपको 50 लाख रुपए भेज दूंगा। प्लीज उसे कम मत समझिएगा। ये कहकर विकी ने नजरें चुराकर आहान की तरफ देखा। विकी भाई ने कुछ सोचा और अंदाजा लगाते हुए कहा, लगता है कि ये मेयर का बेटा और उसके दोस्त आहान के साथ अच्छी टर्म्स पर नहीं है, वरना आहान उनको ऐसे मार खाते हुए नहीं देखता। खैर जाने दो, अच्छा ही है, मेरे थोड़े पैसे बच गए। विकी भाई के दिल में चल रही बातों से अनजान शनाया ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? विकी भाई शनाया के सवाल के पीछे का मतलब समझ गया। वो जानता था कि आगे शनाया उससे पैसे लेने से मना कर देगी, इसलिए विकी भाई ने उसे टोकते हुए कहा, अब मम्मी शनाया, आप ज्यादा सोचकर परेशान मत होइए। मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। थोड़ी ही देर में आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे और मैं किसी को भेजकर आपके दोस्तों को हॉस्पिटल भिजवा देता हूँ। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर शनाया की किसी बात को सुने बिना ही विकी भाई वहाँ से चला गया। गजेंद्र अपने बॉस की नाराजगी से घबरा रहा था, तो उसने भी रूपल और बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और जल्दी जल्दी में विकी भाई का पीछा करने लगा। बाकी आदमी भी प्राइवेट रूम में बाहर चले गए और बचे कुछ 4-5 आदमियों ने मिलकर प्रेम, राज और पारस को उठा लिया। जब फाइनली प्राइड होटल के उस प्राइवेट रूम में शनाया, आहान और रूपल ही बचे हुए थे। शनाया कुछ रिएक्ट कर पाई। उसने एक गहरी सांस ली और ये फिगर आउट करने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। रूपल की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, ये विकी भाई तुमसे इतना डरता क्यों है? तुम्हें देखने के बाद तो उस विकी भाई के होश ही उड़ गए थे। रूपल के इस सवाल को सुनने के बाद शनाया एक कुर्सी पर बैठ गई और एब्सेंट माइंडेड होकर बोली, रूपल, अगर मैं ये कहूँ कि सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगी? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे देखने के बाद उस खतरनाक गुंडे को सांप क्यों सूंघ गया। ये सुनने के बाद रूपल ने पूछा, तुम माफिया वालों को कैसे जानती हो शनाया? मुझे शुरुआत से इस विकी भाई के बारे में सब कुछ बताओ। ये क्या चैप्टर है? शनाया ने रूपल को प्लाजा बार में हुई हर एक बात बता दी। उन सब बातों को याद करते हुए शनाया एक बार फिर से सहम गई थी। उस दिन की बात और आज जिस तरह का बिहेवियर विकी भाई का था, उन दोनों चीजों के बारे में सोचकर रूपल थोड़ी कंफ्यूज हो गई। बहुत सोचने के बाद भी रूपल को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। इस बारे में सोचते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया कह रही है कि उस दिन प्लाजा बार में पुलिस के आने की वजह से सब कुछ रुक गया, और उस दिन के बाद आज जब शनाया और विकी एक दूसरे से मिले तो विकी भाई के सारे तेवर कहीं गायब ही हो गए थे। जो गुंडा शहर के मेयर से नहीं डरता, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और केस के डर से शनाया के सामने भीगा बिल्ला कैसे बन गया था? इस मामले में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये सोचने के बाद रूपल ने एक नजर आहान की तरफ देखा और आंखों में अजीब तरह का डाउट लेकर उसने कहा, सुनो आहान, क्या तुम विकी भाई को जानते हो? ये एक औरत का सिक्स सेंस था जो रूपल को ये कह रहा था कि विकी भाई के तेवर आहान की वजह से बदले थे और उसका इससे कोई ना कोई लेना देना जरूर था। मगर आहान ने ये सवाल सुनने के बाद अपने कंधे उचकाकर कहा, क्या तुम कहीं मजाक कर रही हो? मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा किसी गुंडे से क्या लेना देना हो सकता है? आहान ने अपनी बात इस तरह कही थी तो शायद ही कोई उसकी बात पर शक कर पाता। वो बहुत अनजान बनकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि विकी भाई का नाम उसने पहली बार सुना था। मगर रूपल ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा था, क्या सच में? मगर आहान कौन था? क्या वो इतना बेवकूफ था कि इस बात को यूं ही मान लेता कि अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने विकी भाई जैसे बिग शॉट गुंडे का हाथ भी तोड़ दिया था? आहान ने हेल्पलेस लगते हुए रूपल से कहा, अगर यकीन नहीं है तो जाकर उस विकी भाई से ही पूछ लो। सिर्फ रूपल ही नहीं, शनाया को भी ये डाउट हुआ था कि कहीं आहान का तो इस सब में कोई हाथ नहीं था। मगर शनाया के इस अंदाज में कोई भी लॉजिक नहीं था। जैसे कि आहान ने कहा था, आहान एक नॉर्मल इंसान था जिसका स्पॉटलाइट से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी गुंडे को पर्सनली कैसे जान सकता था? ये सोचकर शनाया ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन रूपल को आहान पर शक करने से छुटकारा ही नहीं मिल रहा था। ये थोड़ा फिशी है। आहान ने प्रेम को उस गजेंद्र से पंगा लेने से रोका भी था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ तक मैंने भी आहान को बुज़दिल समझा। क्या आहान पहले से इस बारे में जानता था, या ये सब कोई इत्तेफाक है, या सच में मेरा इंट्यूशन सही तरफ जा रहा है? रूपल ने फिर से खुद से ही सवाल करते हुए कहा। दूसरी तरफ उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के बाद गजेंद्र ने जल्दी से विकी भाई को अप्रोच किया। सॉरी भाई, मेरा आपको किसी मुसीबत में डालने का कोई इरादा नहीं था। विकी खुद इतना घबराया हुआ था कि उसके लिए गजेंद्र को डांट लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। जो जरूरी था वो ये कि विकी भाई जल्द से जल्द इस होटल से बाहर निकल पाए।
इसलिए विकी भाई ने गजेंद्र की माफी को नजरअंदाज कर दिया। गजेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई वैसे वो लड़की क्या नाम था? हाँ शनाया। क्या वो किसी बड़े बैकग्राउंड से आई है? आप उसे देखकर इतने नरमी के साथ क्यों पेश आ रहे थे? ये सवाल सुनने के बाद विकी भाई ने सीधा जवाब देकर कहा, नहीं, वो लड़की किसी खास बैकग्राउंड से नहीं आई है, लेकिन जो लड़का उसके बैकग्राउंड में खड़ा था ना, वो कोई आम लड़का नहीं है, तगड़ा बंदा है वो। अगर आगे कभी वो लड़का दिखे तो भाग जाना, उसके सामने जाने की हिम्मत भी मत करना। विकी भाई की आंखों में झलक रहे डर को देखकर गजेंद्र कंफ्यूज हो गया। उसने एक और सवाल करते हुए कहा, भाई उसने ऐसा क्या किया है? इस सवाल को सुनते ही विकी भाई ने अपने हाथ पर लगे फ्रैक्चर की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, ये दिख रहा है उस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उस दिन अगर आहान की बीवी वो शनाया बेहोश ना हुई होती और उसे बचाना जरूरी ना होता तो शायद मैं जिंदा भी ना बच पाता। विकी भाई की बात सुनने के बाद एक डर की लहर गजेंद्र के दिल में भी उठ गई। थैंक यू भाई, अगर आपने सही वक्त पर मुझे नहीं रोका होता तो वो लड़का मेरा हाथ भी तोड़ देता। विकी भाई ने जब बात सुनी तो उसका गुस्सा खत्म हो गया था। विकी भाई समझ सकता था कि उस आहान के डर से किसी की कैसी हालत हो सकती थी, इसलिए विकी भाई ने गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, कोई बात नहीं, हवा से ख्याल रखना, ऐसी किसी मुसीबत को खुद ही गले मत लगा लेना जो तुम्हें आगे जाकर तकलीफ पहुंचा सकती है, समझ गए? गजेंद्र ने इस बात पर तुरंत हामी भर दी और विकी भाई गजेंद्र और अपने बाकी आदमियों के साथ वहां से चला गया। शनाया और आहान भी कुछ देर के बाद घर पहुंच गए। दोनों फ्रेश होकर लिविंग रूम में आए ही थे कि उनके घर का डोर बेल बजने लगा। शनाया ने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या मॉम शाम में नहीं आने वाली थी? जल्दी कैसे आ गई? आहान को कुछ भी नहीं पता था। उसने कंधे उचकाते हुए शनाया से कहा, पता नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, शायद मॉम कुछ भूल गई होंगी। ये कहते हुए आहान दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला, बाहर विकी भाई के साथ काम करने वाला एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर आहान अटेंटिव हो गया। क्या विकी भाई ने बदला लेने के लिए किसी को यहाँ भेजा था? आहान ने बिना कुछ कहे सवालिया अंदाज से उस आदमी की तरफ देखा और कहा, सर, वो विकी भाई ने ब्रीफकेस भेजने के लिए कहा था। विकी भाई की तरफ से फिर से सॉरी, ये लीजिए। ये कहते हुए उस आदमी ने एक ब्रीफकेस आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान ने उस ब्रीफकेस की तरफ घूर कर देखा, मगर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस आदमी ने कुछ देर के लिए इंतजार किया और ब्रीफकेस को दरवाजे पर रखकर वहां से चला गया। आहान को यह जानकर राहत मिली कि कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ था। तभी शनाया वहां आ गई और उसने आहान से कहा, आहान, कौन था? आहान ने दरवाजे से ब्रीफकेस को उठाया और दरवाजा बंद करते हुए शनाया से कहा, विकी भाई की तरफ से यह ब्रीफकेस आया है। शनाया ने आहान का पीछा करते हुए उससे कहा, क्या है इस ब्रीफकेस में? मुझे ये विकी भाई नामी इंसान कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। ये जो कुछ भी करता है उसमें मुझे सब कुछ वियर्ड ही लगता है। अंदर जाते ही आहान ने वो ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया। आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भरने के बाद आहान ने वो ब्रीफकेस खोल दिया। और जब आहान ने उस ब्रीफकेस को खोला तो शनाया और आहान उस ब्रीफकेस के अंदर जो भी था उसे देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी के मारे कहा, व्हाट द हेल? उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या था जिसे देखकर शनाया इतनी हैरान हो गई थी? क्या विकी भाई ने कोई नया मसला खड़ा कर दिया था? अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सामने खड़े आहान की तरफ देखकर उससे कहा, ये विकी भाई सच में पागल है क्या? उसने बिना सोचे समझे इतना सारा कैश हमारे घर पे क्यों भेज दिया? उस ब्रीफकेस में 50 लाख रुपए कैश थी, जैसा कि विकी भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। आहान ने कहा, ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड है। वैसे शनाया, अब आपने क्या करने का सोचा है? शनाया के तो होश ही उड़ गए थे। उसने पैनिक करते हुए कहा, आहान, हम ये नहीं ले सकते, हमें इस पैसे को लेना ही नहीं चाहिए। पता नहीं उस विकी भाई ने ये पैसा किसी की जान लेकर कमाया होगा। आहान ने जब शनाया की ये बात सुनी तो उसने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई। सच में शनाया कितने साफ दिल की लड़की थी। अगले ही पल शनाया ने वो ब्रीफकेस को बंद करने का मन बना लिया। जैसे ही उसने ब्रीफकेस को बंद करने के लिए अपना हाथ लगाया, शनाया की नजर एक नोट पर पड़ी। शनाया ने आहान की तरफ एक नजर देखा और फिर उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस शनाया, मैं जानता हूँ आप ये पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन ये पैसे शौर्य गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। सच कहूँ तो अपनी उस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफी के तौर पर ये आपको वापस भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। ये जानने के बाद कि शौर्य ने विकी भाई को पैसे दिए थे, शनाया ने आहान से कहा, मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है, अब तो हम ये पैसे रख ही लेते हैं, हमारा भी तो नुकसान हुआ है। ये सुनकर आहान ने हामी भर दी और कहा, आपका जो भी फैसला है मैं आपके साथ हूँ। आहान मन ही मन में विकी भाई की होशियारी की तारीफ कर रहा था। आखिरकार एक छोटी सी नोट से ही उसने शनाया का फैसला बदल दिया था। कुछ सोचने के बाद शनाया ने आहान से कहा, हम आधे पैसे रख देंगे और बाकी के आधे मतलब 25 लाख रुपए को दे देंगे, ओके? आहान को इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात के डिनर के बाद सारा काम खत्म करके आहान अपने कमरे में चला गया।
वो बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए मिस्टर विक्रम को कॉल करने ही वाला था कि आहान के कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। आहान ने अपना फोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला तो बाहर से शनाया अंदर आ गई। आज शनाया ने बहुत डेस्परेट होकर यह फैसला किया था कि उसे अपने और आहान के रिश्ते को आगे बढ़ाना था। इसलिए उसने कोई बहाना सोचा और आहान के रूम में आ गई। आहान सवाल करते हुए बोला, शनाया आप यहाँ, क्या हुआ है? शनाया ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में बिहेव किया, मानो वो तो बस ऐसे ही आहान के कमरे में आई थी। क्या यहाँ आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? इस सवाल को सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। उसने नर्वस होकर कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। आहान ने ऐसा कहा तो शनाया बेफिक्र होकर आहान के बेड पर बैठ गई। शनाया अब वहाँ कंफर्टेबल हो गई थी तो आहान का ध्यान अपने कमरे की तरफ गया, जहाँ उसके शर्ट्स, टॉवल और उसकी कुछ किताबें बिखरी पड़ी हुई थी। आहान ने जल्द ही उन्हें सही करना शुरू कर दिया। आहान को इतना रेस्टलेस होते हुए देखकर शनाया ने मन ही मन में कहा, क्या सच में आहान को मेरे यहाँ होने से इतना फर्क पड़ रहा है? ये जानकर मुझे थोड़ी राहत मिल रही है। एक मिनट, लेकिन रूपल तो कह रही थी कि आहान को मुझमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शायद वो सही कह रही थी, वरना मेरे यहाँ होने से आहान का ध्यान सफाई और उस टॉवल पर तो नहीं जाता। उफ यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीच में कभी कुछ भी नहीं होगा। क्या सच में मुझे अपने ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत है? आहान तो मुझे एक नजर भी नहीं देख रहा। ये सोच सोचकर शनाया बहुत परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ आहान को बहुत नर्वसनेस हो रही थी। उसने अपनी टी शर्ट को अलमारी में रखते हुए अपने आप से ही कहा, आज शनाया को क्या हो गया है? क्या वो किसी वजह से यहाँ आई है? जब भी शनाया सोने से पहले मुझसे मिलने आती है, मेरी तो नींदें उड़ जाती है। दोनों अपने ख्यालों में खोए हुए थे। 15 मिनट बीत गए, लेकिन उस रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। अब आहान और शनाया के बीच का माहौल ऑकवर्ड हो गया था। आहान बेड के सामने खड़ा था। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, आहान, वो विकी भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या किया जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, शनाया, अगर आप चाहें तो कुछ खरीद सकती हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर सेविंग भी कर सकती हैं। आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूं। आहान की बात सुनने के बाद शनाया को याद आ गया कि आज पूरा दिन रूपल की शरारत की वजह से आहान को उसके दोस्तों में कितनी बातें सुननी पड़ी थी। आहान को हर कोई नीचा दिखा रहा था, मगर फिर भी सिर्फ शनाया के लिए उसने सब कुछ चुपचाप सुन लिया था। शनाया को इस बात का एहसास हो गया कि शादी के पहले दिन से ही आहान एक डेडिकेटेड हस्बैंड रहा था, लेकिन खुद शनाया को ये बात समझने में 3 साल लग गए थे। मगर अब शनाया ने अपना मन बना लिया था कि वो भी आहान के लिए एक परफेक्ट वाइफ बनकर रहेगी। एकदम से शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आहान, मैंने सोच लिया है कि मुझे उन 25 लाख रुपयों से क्या करना है। देखना तुम अभी हाँ कर रहे हो, बाद में मना मत करना। आहान समझ नहीं पा रहा था कि शनाया इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है। हाँ शनाया, आप जो भी चाहती हैं मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद शनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसों से तुम्हारे लिए एक कमाल की कार खरीदेंगे, ऑडी या फिर BMW, जो तुम्हें पसंद आए। शनाया की ये बात सुनकर आहान दंग रह गया। उसने शनाया से ऐसा सुनने की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं की थी। आहान ने बस एक ही शब्द में कहा, क्या? आहान की हैरानी भी अपनी जगह सही थी। रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के सामने एक फरारी खड़ी थी। अगर वो चाहता तो मिस्टर विक्रम से कहकर एक पूरा शोरूम खरीद सकता था, लेकिन शनाया, जिसने आज तक आहान को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, अचानक से उसके लिए एक कार खरीदना चाहती थी। आहान के ऐसे एब्सेंट माइंडेड एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया ने उससे कहा, देखो आहान, अब ये डिसाइड हो गया है, तुमने कहा था कि तुम मना नहीं करोगे। शनाया ने इस बार अपना मन पक्का कर लिया था। वो आहान के लिए कार खरीदना चाहती थी, मगर आहान ने उससे कहा, शनाया, इस सब की क्या जरूरत है? मैं कार का क्या करूंगा? आपको मेरे लिए इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस सब आहान अपनी बात कर ही रहा था कि शनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आहान की तरफ देखकर बोली, अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? अब आहान क्या कह सकता था? उसने बहुत ही हेल्पलेस होकर कहा, ऐसी बात नहीं है। ये सुनते ही शनाया ने कहा, तो फिर तय रहा, कल सुबह जाकर हम कोई अच्छी सी कार खरीदते हैं। अपनी बात कहने के बाद शनाया आहान के कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद आहान बेड पर लेट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा था। आहान ने अपने आप से ही कहा, ये फीलिंग मुझे कई सालों बाद आ रही है। कुछ दिनों पहले मुझे सारा फैमिली बिजनेस मिल गया, मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर तैयार है, दुनिया की सबसे कमाल की स्पोर्ट्स कार भी है, इतना पैसा है कि जो भी चाहूं वो खरीद सकता हूं। लेकिन उन सब चीजों ने मुझे कोई खुशी नहीं दी। लेकिन जब शनाया ने मुझे आज कोई गिफ्ट देने की बात कही तो बहुत अजीब सी खुशी हुई। वैसी खुशी जैसे मॉम मेरे लिए बलून्स लेकर आती थी तब होती थी। शनाया ने मेरे बारे में सोचा, यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। ऐसी बात नहीं है कि शनाया को मेरी बाइक से एम्बैरेस फील होता है, लेकिन वो मुझे खुश देखना चाहती है, इसीलिए वो कार खरीदना चाहती है। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसा खुश नसीब इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। आज आहान का दिल एक बहुत ही नई सी लेकिन जानी पहचानी सी राहत को महसूस कर रहा था।
इस बारे में सोचते हुए कब आहान सो गया उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जैसे कि उन दोनों ने डिसाइड किया था, शनाया और आहान कार खरीदने के लिए ऑडी के शोरूम में चले गए। शनाया एक से एक कमाल की कार देख रही थी, मगर उसे आहान के लिए एक भी सही नहीं लग रही थी। शनाया ने सेल्स पर्सन से कहा, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी कार सजेस्ट करें जो मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी से मैच करती हो। जेंटल लेकिन स्ट्रांग, बाहर से भले ही लग्जूरियस लुक हो, मगर कार अंदर से बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? शनाया की बात सुनकर उस सेल्स पर्सन का मुंह बन गया, लेकिन उसने हाँ में अपना सर हिला दिया ताकि शनाया नाराज ना हो जाए। अपने दूसरे कलीग के पास जाते हुए सेल्स पर्सन ने धीमी आवाज में कहा, इन मैडम का हस्बैंड एवरेज सा लड़का ही तो है, जरा देखो उसे कैसे चुपचाप खड़ा है। ये मैडम उस लड़के से जितने केयरिंग अंदाज में पेश आ रही है, ये बात तो वो डिजर्व ही नहीं करता। उस लड़के से ज्यादा हैंडसम तो मैं हूँ। ये बात जो सेल्स पर्सन सुन रही थी वो एक लड़की थी। उसने अपने कलीग से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सर कुछ कम हैंडसम नहीं है, वो किसी फेमस मॉडल को भी पीछे छोड़ सकता है, और ये उन हस्बैंड और वाइफ के बीच का प्यार है। तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है? तुम उन्हें अपनी बेस्ट कार दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही दिखाती हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और आहान और शनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो लोग एक नई लिमिटेड एडिशन कार को देख रहे थे। उस कार को देखने के बाद फाइनली शनाया सेटिस्फाइड लगने लगी। जैसे कि वो चाहती थी, ये ब्लैक ऑडी उसे बहुत ही एलिगेंट वाइब दे रही थी, जैसे कि आहान देता था। शनाया ने एक बार आहान से पूछा। हमेशा की तरह आहान ने इस डिसीजन में शनाया का साथ दिया। तो शनाया ने उस सेल्स पर्सन लड़की से कहा, हम यही कार लेना चाहते हैं, क्या हमें ये आज मिल सकती है? वो सेल्स पर्सन लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने आहान और शनाया से कहा, आज क्यों? आपको ये कार अभी मिल सकती है। आप बाकी के प्रोसीजर के लिए मेरे साथ आइए, आधे घंटे में आप ये कार ले जा सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद आहान और शनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे। आहान को इस नई कार में एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था। क्यों ना होता ये शनाया की तरफ से उसके लिए पहला गिफ्ट जो था। शनाया ने आहान से कुछ कहा, तो चले? शनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू की। दोनों के लिए भी ये राइड बहुत ही यादगार होने वाली थी। शनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और मैसेज खोलने के बाद शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, मैंने कार का फोटो रूपल को सेंड किया था, वो कह रही थी नए बेबी के लिए कांग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हें बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने फिर आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम... क्या शनाया अपना सवाल पूरा कर पाएगी? इस पर आहान का क्या जवाब होगा, या फिर हमेशा की तरह शनाया कुछ भी नहीं कह पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हें बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़का है या लड़की, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। शनाया ने कुछ सोचा और मन ही मन में बोली, क्या आहान जानता है कि वो कितने अच्छे से फ्लर्ट कर लेता है? ओह गॉड, मेरे तो गाल लाल हुए जा रहे हैं। आज तो मैं आहान से बात करके ही रहूंगी। शनाया ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने फिर कार ड्राइव कर रहे आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों... मगर इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोर की आवाज आई। आहान ने तुरंत कार का ब्रेक लगा दिया। एकदम से कार को रोकने की वजह से जोर की आवाज गूंजी। शनाया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। आहान का भी हाथ खुद ब खुद शनाया के आगे किसी शील्ड की तरह बढ़ गया। शनाया ने आंखें खोली तो देखा कि एक मिडिल एज्ड औरत सड़क पर गिरी हुई थी। वो तो अच्छा था आहान का ध्यान रास्ते पर ही था, वरना शायद इस औरत को लग जाता। आहान ने परेशान होकर शनाया से सवाल किया, शनाया, क्या आप ठीक हैं? शनाया बहुत घबराई हुई थी, मगर जब उसने आहान के हाथ को अपने सामने पाया तो वो बेफिक्र हो गई। उसने आहान से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सामने कौन है? क्या उन्हें हमारी वजह से कोई चोट आई हुई है? अपने सामने के इस सीन को देखकर आहान थोड़ा सस्पिशियस हो गया। उसने इस सिचुएशन को फिगर आउट करने के लिए मन ही मन में कहा, यहाँ पर तो कोई क्रॉसिंग नहीं है और आसपास कोई कार भी खड़ी नहीं है। ये औरत कहीं बीच में से रास्ते में आई है और कार के रुकने के बाद भी वहाँ हटने का नाम ही नहीं ले रही। इस सब का मतलब ये हमें फंसाकर हम पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती है। नाइस ट्राई। ये सोचते हुए आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसका जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। आहान ने अपनी कार का इग्निशन शुरू किया और कार को पूरी तरह से एक्सेलरेट करने लगा। आहान ने एक नजर शनाया की तरफ देखा और अपनी वाइफ से कहा, शनाया, अच्छे से बैठिए, अगर कुछ लगे तो मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। शनाया ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो गई। शनाया ने आंखों में सवाल लेकर आहान की तरफ देखकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वो अपना सवाल पूरा कर पाती, आहान ने कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल शनाया घबरा गई। शनाया ने घबराकर आहान का हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो मिडिल एज्ड औरत भी घबरा गई और इतनी तेजी से खड़ी होकर वहां से हट गई
कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले इसी कार की वजह से उसे चोट लगी थी। जब वो मिडिल एज्ड औरत कार के सामने से हटने से बस एक ही कदम दूर थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसी पल आहान ने अपनी कार को रोक दिया। आहान एक बहुत ही स्किलफुल ड्राइवर था। शुरुआत से ही उसे मिडिल एज्ड औरत को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मगर वो इस बात की तसल्ली करना चाहता था कि इंजरी होने का बहाना बनाकर वो आहान और शनाया से पैसे ऐंठना चाहती थी। यही उस मिडिल एज्ड औरत का इरादा था। दूसरी तरफ भले ही उस मिडिल एज्ड औरत को कोई चोट नहीं लगी थी, मगर घबराहट के मारे उस मिडिल एज्ड औरत के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत उभर आई थी। कार के अंदर बैठी शनाया को जब इस बात का एहसास हुआ कि कार रुक गई थी, उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही शनाया ने देखा कि सामने कौन खड़ा था, वो हैरान रह गई। शनाया ने शॉक्ड होकर जोर से कहा, सीमा बुआ। शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी का नाम सुनकर उनकी आंखें भी शार्प हो गई। आहान और शनाया दोनों ये जानकर एक ही वक्त पर हैरान और परेशान दोनों थे। आहान ने सीमा बुआ जी की हिस्ट्री को याद करते हुए मन ही मन में कहा, सीमा बुआ जी को मैंने आखिरी बार 2 साल पहले देखा था। तब वो अपने बेटे को लेकर हमारे घर आई थी और उसकी शादी के लिए मॉम से 10 लाख रुपए मांग रही थी। मॉम ने जब उन्हें मना कर दिया था तो उन्होंने बहुत तमाशा किया, हल्ला मचाया और वहां से चली गई। यहाँ तक कि जाते हुए शनाया का पर्स और कुछ गहने भी चुरा कर गई थी। उस दिन के बाद मैं उन्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। आहान को सीमा बुआ जी खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी उसी हरकत की वजह से शनाया बहुत परेशान हो गई थी। वो सिर्फ पैसे और ज्वेलरी ही नहीं, शनाया के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और एटीएम कार्ड भी ले गई थी। सीमा बुआ जी ने देखा कि ड्राइवर सीट पर गिल परिवार का निकम्मा घर जमाई आहान बैठा था। ये देखकर वो गुस्सा हो गई। एक ही पल के अंदर अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे पर छाया हुआ डर नफरत में बदल गया। वो गुस्से से चलते हुए आहान की साइड की विंडो की तरफ आई और उन्होंने आहान की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया। आहान ने उनकी तरफ एक गुस्सैल नजर से देखा और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। विंडो का कांच नीचे होते ही सीमा बुआ जी आहान पर बरस पड़ी। बेशरम, निकम्मे, एक घर जमाई होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी अगर मेरी जान चली जाती तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते? तुम तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो। महंगी कार हाथ में क्या आ गई? तुम्हारे तो रंग ही बदल गए हैं। अभी तो मैं मर ही गई होती। सीमा बुआ जी ने आहान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा। आहान को वैसे भी इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, सीमा बुआ जी, आप पहले हमारे कार के सामने आकर रुकी थी, और हाँ, वो भी जानबूझकर। अब अपनी भतीजी की ऐसी बातें सुनने के बाद सीमा बुआ जी के तेवर ही बदल गए। वो गुस्से से शनाया को घूरने लगी और सीमा बुआ जी ने शनाया से कहा, ना समझ लड़की, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब है कि मैं जानबूझकर बीच में आई थी? मैं तो रास्ते से साइड से आराम से चल रही थी। ये बात तो साफ है कि तुम्हारे इस निकम्मे पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मुझे चक्कर आ गए और गिर गई, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय इस आहान ने कार नहीं रोकी, बल्कि और तेजी से चलाने लगा। अगर मैंने अपना दिमाग न चलाया होता और वहां से न हटी होती तो आज तो मैं भगवान को प्यारी ही हो जाती, और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। सीमा बुआ जी ने अपनी ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर वो ऐसे लग रही थी मानो आज वो झगड़ा करने की तैयारी से आई थी। आहान ये सारा नाटक देखने के मूड में नहीं था और सीमा बुआ जी की बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने धीमे आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आहान ने तो बस खुद से ही कहा था, लेकिन फिर भी सीमा बुआ जी ने ये बात सुन ली और चिढ़कर आहान से कहा, तुमने क्या कहा? तुम तो कुछ ज्यादा से सर पर चढ़ गए हो। मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अगर शेखर भैया और यामिनी भाभी को तुम्हारे ऐसे बर्ताव का मैंने बता दिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, घर से निकाल देंगे। जब शनाया ने आहान के अगेंस्ट ऐसी बात सुनी तो वो गुस्सा हो गई। शनाया अपनी सीमा बुआ जी से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने का इशारा कर दिया। तभी आहान, शनाया और कार के बाहर खड़ी सीमा बुआ जी ने एक आवाज सुनी, माँ, क्या आप ठीक है? कहीं किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? सभी की नजरें सामने से कार की तरफ आ रहे एक लड़के पर पड़ी। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सारा दिन जिम में ही गुजारता था। उस बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले लड़के को देखते ही सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, रतन, मेरे बच्चे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। रतन को देखने के बाद आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट ने जगह ले ली। रतन सीमा बुआ जी का बेटा था। इस लड़के की उम्र 30 पार कर चुकी थी, मगर फिर भी न ये कुछ कमाता था और न ही इसके पास कोई जॉब था। रतन की इमेज कुछ खास नहीं थी। वो दिन भर अपने कुछ निठल्ले दोस्तों के साथ किसी न किसी को फंसाकर उनसे जबरदस्ती पैसे ले लेता और वापस करने का नाम भी नहीं लेता था। इस वक्त रतन के हाथ में एक लोहे का रॉड था। अपने दूसरे हाथ पर उस रॉड को मारते हुए रतन ने आहान को घूर कर देखा और अपनी माँ से सवाल करते हुए कहा, क्या ये कमीना आपको परेशान कर रहा है माँ? अगले ही पल रतन का ध्यान आहान की तरफ गया और उसने सवालिया नजरों से कहा, क्या ये शेखर मामा जी और यामिनी मामी का निकम्मा घर जमाई है? अपने बेटे के सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने रोने का दिखावा करते हुए कहा, हाँ रतन, ये वही निकम्मा है।
पता है, तुम्हारे आने से पहले इस आहान के बच्चे ने मुझ पर अपनी कार चढ़ा दी थी, और फिर जब मैंने इससे हिसाब मांगना चाहा तो कह रहा था कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना मुझे डर है कि ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता। सीमा बुआ जी अपनी बात इतने दर्द से कह रही थी कि जैसे उन पर कोई ज्यादती हुई थी। अगर आहान और शनाया खुद सामने नहीं होते तो सीमा बुआ जी के परफॉर्मेंस को देखकर खुद भी सीमा बुआ जी पर यकीन कर लेते। तो रतन तो फिर भी उनका बेटा था, अपनी माँ को किसी की वजह से तकलीफ हुई थी, ये जानने के बाद रतन के चेहरे का तो रंग ही काला पड़ गया। उसने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, तुम्हारे किस हाथ ने मेरी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की है? आहान को रतन के इस खतरनाक अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन शनाया ने रतन को जवाब देते हुए कहा, रतन, आहान ने सीमा बुआ जी को कोई चोट नहीं पहुंचाई है, और इसमें हमारी नहीं, सीमा बुआ जी की गलती है। इस पॉइंट पर शनाया को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन रतन को शनाया के गुस्से से क्या डर लग सकता था। उसने शनाया का मुंह बंद करते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद करो, धोखेबाज लड़की हो तुम। अब आहान को इस मामले में इंटरेस्ट आ गया। उसने रतन से इंपल्सिव होकर पूछा, तुमने किसे धोखेबाज कहा? आहान के सवाल के जवाब में सीमा बुआ जी ने कहा, क्या मेरे बेटे रतन ने कुछ गलत कहा है? यह लड़की धोखेबाज नहीं है तो और क्या है? उसने अपनी बुआ जी और भाई का साथ देने की बजाय तुम्हारे जैसे कचरे के डब्बे का साथ देना सही समझा। हम दोनों उसके खून के रिश्तेदार, हमारे सामने तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को चुना शनाया ने। ये बात सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो ये देखकर हैरान था कि लोग किस गलतफहमी में जी रहे हैं कि वो शनाया के रिश्तेदार थे, वो रिश्तेदार जो शनाया के पापा को एक बार भी हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आए। लेकिन शनाया के सामने कोई आहान को दो कौड़ी का इंसान कैसे कह सकता था? शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरे रिश्तेदार कब से हो गए? खून के रिश्ते से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। क्या शनाया के इस ताने से यह बहस बिगड़ने वाली थी? सीमा बुआ जी अब आगे क्या करने वाली हैं? आहान इस सबसे शनाया को कैसे बाहर निकालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। शनाया के सामने कोई आहान को दो कौड़ी का इंसान कैसे कह सकता है? शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरे रिश्तेदार कब से हो गए? खून के रिश्ते से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को परिवार में ही चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। इस पॉइंट पर शनाया अपनी नई कार से नीचे उतरकर सीमा बुआ जी के सामने आकर खड़ी हो गई। शनाया की बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा जम गया। उन्होंने शनाया से कहा, शनाया, ऐसे तुम कैसे कह सकती हो? तुम इतनी मुंहफट कैसे हो गई? क्या तुम्हारा ये निकम्मा घर जमाई पति तुम्हें बड़ों के मुंह लगना सिखा रहा है? शनाया, इससे पहले कि तुम अपने सारे संस्कार और परवरिश छोड़ दो, अपने इस नकारे पति को ही छोड़ दो। अब शनाया का पेशेंस जवाब दे गया और उसने सीमा बुआ जी से कहा, संस्कार तो चोरी करने में भी नहीं नजर आते। अब सीमा बुआ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखकर कहा, रतन, लगता है कि यामिनी भाभी ने अपने बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसकी माँ ने कुछ नहीं किया तो उसकी बुआ जी उसे अच्छा बर्ताव सिखाएगी। रतन बेटा, जाओ और इस नालायक लड़की को मेरी तरफ से 2-3 थप्पड़ लगा दो। अपनी माँ की बात मानते हुए रतन शनाया की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। रतन शनाया को थप्पड़ मारने वाला था कि शनाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक जोर की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर कोई भी बता सकता था कि किसी ने एक जोर से थप्पड़ मारी थी, मगर शनाया को एहसास हुआ कि ये थप्पड़ उसके मुंह पर तो नहीं पड़ा था। जब उसने क्यूरियोसिटी से अपनी आंखें खोली तो शनाया ने एक जानी पहचानी सी ब्रॉड पीठ देखी। ये पीठ आहान की थी। शनाया आहान का हाथ पकड़कर उसे देखने लगी, मगर आहान हमेशा की तरह नॉर्मल लग रहा था। ये थप्पड़ आहान को नहीं बल्कि रतन को पड़ा था। शनाया ने जब सामने खड़े रतन को देखा तो वो हैरान रह गई। हट्टा कट्टा रतन इस वक्त अपना दंदना रहा कान पकड़कर खड़ा था और उसका गाल लाल हो गया था। ये देखकर शनाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी भागकर रतन के पास गई और उसे कंफर्ट करने लगी। कुछ देर तक तो रतन कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। सीमा बुआ जी को एक ही वक्त पर आहान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और अपने बेटे के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। एकदम से अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उन्होंने मन ही मन में कहा, एकदम से इस कचरे के डिब्बे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया और इतनी हिम्मत कहां से आ गई? सीमा बुआ जी ने फिर आहान को घूर कर देखा और उससे कहा, आहान, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मगर इससे पहले कि आहान या शनाया कुछ कह पाते, रतन ने अपने कान से हाथ हटाया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए रॉड को ऊपर उठा लिया। रतन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ये बड़े बड़े कदमों के साथ आहान की तरफ बढ़ गया। शनाया ने जब ये देखा तो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन शनाया ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया और आहान का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचने लगी। वो अपने हस्बैंड को चोट पहुंचते हुए नहीं देखना चाहती थी। पीछे हटने की बजाय आहान ने 2 कदम आगे बढ़ा लिए थे। रतन ने बहुत जोर से उस लोहे के रॉड से आहान के सर की तरफ अटैक किया। इतना जोर का वार होने के बावजूद भी आहान एक ही हाथ से उस लोहे के रॉड को पकड़ने में सक्षम हुआ। ये देखकर रतन ने अपना दूसरा हाथ भी ऊपर उठाया और लोहे के रॉड को प्रेशर से आहान पर हावी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ना खुद हिल पा रहा था और ना ही उस लोहे का रॉड हिल पा रहा था। आहान एक स्लिम लड़का था
मगर असल में आहान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अकेला ही 15-20 लोगों को मार गिरा सकता था। दूसरी तरफ रतन अपना जोर लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आखिर में तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और सारी नसें नजर आने लगी। उसी पल आहान के चेहरे पर एक बेरहम सी मुस्कान आ गई। आहान ने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और रतन के हाथ से उस लोहे के रॉड को छीन लिया। वो लोहे का रॉड आहान के हाथ में जाते ही ताकतवर रतन का कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल गया। आहान को इस मौके की ही तलाश थी। आहान ने उसका हाथ मोड़कर हल्के से जोर से रतन को जमीन पर गिरा दिया। अब रतन पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में था। शनाया खुद ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी एक्शन फिल्म का फाइटिंग सीक्वेंस देख रही हो। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान के पास ये सारी ट्रिक्स कहां से आ गई? क्या उसे इतने अच्छे से मारपीट करना भी आता है? पिछले 3 साल से मैं आहान को एक ऑर्डिनरी लड़का समझ रही थी। भले ही वो बहुत कमजोर नहीं था, मगर आहान बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगता। क्या इतने समय से आहान अपने स्किल को मुझसे छिपा रहा था? दूसरी तरफ जमीन पर लेटे हुए रतन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डियां एक एक करके अपने आप टूट रही थी। दूसरी तरफ सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा और अपने बेटे को आहान से बचाने के लिए शोर मचाने लगी। कोई बचाओ हमें, इस आहान से हमारी जान बचाओ। ये बेरहम इंसान हम पर जुल्म कर रहा है। क्या कोई है? हमारी मदद करो। अब जबकि सीमा बुआ का बेटा आहान की बराबरी नहीं कर पा रहा था तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए सीमा बुआ जी ने भोला बनने का नाटक शुरू कर दिया था। वैसे भी बीच सड़क पर वो बहुत से लोग होते हैं और इंडिया में लोगों को अगर अच्छा खासा तमाशा देखने मिल रहा था तो वो ये बिना टिकट का शो बिल्कुल भी मिस नहीं करते। भले ही उनका कोई जरूरी काम क्यों ना हो, मगर दूसरों के मामले में दखल अंदाजी किए बिना उन्हें मजा नहीं आता। और ऐसे ही लोग सीमा बुआ जी की आवाज सुनकर वहाँ जमा हो गए और उनके लिए बहुत बुरा भी महसूस करने लगे। उन लोगों को देखने के बाद सीमा बुआ जी की ओर भी ज्यादा जोर आ गया। उन्होंने सभी लोगों से कहा, इस लड़के ने 2 साल पहले हमसे 50,000 रुपए लिए और वापस करने का कहकर रफू चक्कर हो गया। तब से मैं और मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर ये कभी नहीं आया। हाँ, जब हम अचानक से इससे मिले तो इसने मेरे बेटे को बहुत मारा। बताइए मैं क्या करूं? मैं एक मजबूर माँ अब क्या करूंगी? सीमा बुआ जी की एक्टिंग टॉप क्लास की थी। हर किसी को उन पर यकीन हो गया। सभी आहान की तरफ देखकर उसे भला बुरा कह रहे थे। शनाया अब नर्वस हो गई और उसने कहा, देखिए ये कुछ भी कहे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब जाकर अपना काम करिए, यहाँ पर वक्त बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। मगर इस पॉइंट पर शनाया की बात कौन मानने वाला था? रतन जमीन पर लेटा अब भी दर्द से कराह रहा था और आहान की नई चमचमाती कार सड़क के साइड में खड़ी थी। ऊपर से सीमा बुआ जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। कोई भी होता तो सीमा बुआ जी की बताई हुई कहानी पर ही यकीन करता। अब लोग बातें करने लगे थे। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक तो पैसे ले लिए और वापस करने के बजाय मारपीट कर रहा है। किसी ने कहा, क्या ऐसे ही लोगों को हड़प कर इसने ऑडी खरीदी है ये? तो किसी तीसरे इंसान ने कहा, हाँ नहीं तो क्या, इन्हें देखकर कोई कह सकता है क्या कि ऐसी घटिया हरकतें करते होंगे? मेहनत से कमाने का छोड़कर ये लोग तो खुली चोरी कर रहे हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई। अपनी सफाई पेश करते हुए उसने सबसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब मेरी बात तो सुनिए। लेकिन शनाया की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हर कोई बस आहान और शनाया को कोस रहा था। उन्हें बस इस सबका जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, मानो शनाया और आहान ने कोई बड़ा गुनाह किया हो। सीमा बुआ जी की आंखों में इस वक्त सबसे अजीब झलक थी। वो शनाया और आहान को आंखों ही आंखों में चुनौती दे रही थी। शनाया ने जब सीमा बुआ जी की ऐसी नजर को देखा तो बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन ऐसे हालत में शनाया के पास चुप रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। तभी आहान ने सीमा बुआ जी की आंखों में आंखें डालकर देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, तो आप कह रही हैं कि आपने 2 साल पहले मुझे 50,000 रुपए उधार दिए थे? आहान ने अपनी ये बात बहुत ही प्लेन अंदाज में कही थी, मगर सीमा बुआ जी ने अपना नाटक जारी रखा और कहा, हाँ, तुमने 2 साल पहले मुझसे कहा था कि तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए तो मैंने तुम्हें बैंक से 50,000 रुपए निकाल कर दिए थे। तब तुम मुझे ये कहकर गए थे कि 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर दोगे, और आज 2 साल होने के बाद मेरे हाथ लगे हो तुम, वो भी अचानक। अगर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना होता तो तुम फिर से मुझसे और मेरे बेटे से पीछा छुड़ाकर भाग जाते। सीमा बुआ जी ने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कहा। ये अजीब सा झूठ सुनने के बाद आहान खामोश रहा। उसने कुछ सोचा और सीमा बुआ जी से कहा, तो फिर क्या आपके पास कोई लिखी हुई पर्ची या बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है जिस पर हम दोनों के साइंस या फिर ऐसा कुछ हो जो साबित कर सके कि आपने मुझे पैसे उधार दिए थे? आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में अपना सवाल किया था, मगर इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फिर अपना दिमाग तेजी से भगाया और बहाना बनाते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे बीच सड़क में मिल जाओगे। इतने जरूरी कागजात मैं लेकर नहीं घूमती। ये बहुत ही अच्छा बचाव था, मगर आहान के अगले सवाल के बाद सीमा बुआ जी दंग रह गई। आहान ने उनसे सवाल करते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अभी आपने कहा कि मैं आपको और आपके बेटे को मारना चाहता हूँ, क्या कोई सबूत है? आहान ये सारे सवाल करके क्या साबित करना चाहता था? शनाया खुद भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन सीमा बुआ जी आखिर तक इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने सच कहा है, मेरा बेटा जमीन पर लेटा दर्द के मारे रो रहा है, और कुछ लोगों ने देखा ही होगा
कि मेरे रास्ते में होने के बावजूद तुमने अपनी कार नहीं रोकी, उल्टा मेरी जान लेने के इरादे से तेजी से आगे बढ़ गए। सीमा बुआ जी की बात पर भीड़ में से कुछ लोगों ने हामी भर दी। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था, मैंने देखा था। किसी आदमी ने कहा तो किसी दूसरे आदमी ने कहा, मैंने भी देखा। कोई ऐसा करने के बाद मुकर कैसे सकता है? मेरा तो कहना है कि हमें पुलिस को बुला ही लेना चाहिए, ताकि ऐसे जानवरों जैसे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल सके। ये सुनकर एक बार फिर से भीड़ में हल्ला मचने लगा। शनाया फिर से पैनिक करने लगी। पुलिस का नाम सुनकर शनाया घबरा गई थी। भले ही उसने और आहान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन यहाँ हर कोई सीमा बुआ जी के सपोर्ट में ही बात कर रहा था, इसलिए शनाया डरने लगी थी। तभी आहान ने जोर से कहा, हाँ प्लीज कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। आहान ये क्या कह रहा था? क्या सच में आहान अपने आप को और शनाया को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था, या फिर सीमा बुआ जी आहान और शनाया को किसी बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। हाँ प्लीज कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। आहान की कही ये बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी ही गलती होने के बावजूद ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। किसी ने आहान की इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, ये लड़का क्या कह रहा है? कहीं अपने पैसे के जोर पर इस बेचारी औरत को जेल की हवा खाने को तो नहीं भेजेगा? उस आदमी की बात सुनकर भीड़ में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। एक औरत ने अपनी राय देते हुए कहा, आजकल के जमाने में तो पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है, लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। उस औरत की वो बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा देखकर सबको तरस आने लगा। सीमा बुआ जी तो खुद हैरान थी। उन्होंने आहान की कही हुई बात के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना ये लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि कुछ सोचे समझे बिना ही हवा में तीर चलाए। भले ही ये सब सोचते हुए सीमा बुआ जी थोड़े इनसिक्योर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल भी अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और बेचारी बनने का नाटक जारी रखा। भीड़ में तरह तरह के अंदाज लगाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक आदमी ने आहान के पास आते हुए उससे कहा, सुनो लड़के, अब बात साफ साफ कहो, ये चोरी करके सीना चोरी करना सही नहीं है। तुम भी एफआईआर लिखवाना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? अब जबकि उस आदमी ने आहान से ये सवाल कर ही लिया था, तो भीड़ में एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि असली बात क्या थी। आहान ने बहुत ही काम अंदाज में अपनी बात कहना शुरू किया। मैं अपनी बात एक ही बार कहूंगा, ये मैडम जो इस बात का दावा कर रही हैं कि मैंने इन्हें मारने की कोशिश की है, झूठ कह रही हैं, और ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। मेरी कार में रिकॉर्डर है और ऑडियो और वीडियो के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। कार रिकॉर्डर का नाम सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। भीड़ में से हर कोई अब सीमा बुआ जी की तरफ शक भरी नजर से देख रहा था। आहान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बेगुनाह हूँ, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ, और ये मैडम मुझे और मेरी बीवी को बिना वजह परेशान कर रही हैं। ना ही सिर्फ इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया और मेरी बदनामी करने की भी कोशिश की है, इसलिए मैं इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। इस पॉइंट पर सभी लोगों को अपने जजमेंट पर शर्म आने लगी। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस मिडिल एज्ड औरत ने थोड़ी सी नौटंकी करके उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया था। अब तो सीमा बुआ जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस ब्लैंक हो गए थे। आहान ने फिर सीमा बुआ जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे सवाल करते हुए कहा, आपका कहना है कि मैंने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए थे और मैं पैसे वापस लौटाए बिना फरार हो गया ना? आहान एक आखिरी बार सीमा बुआ जी के इस बात को कंफर्म करना चाहता था, लेकिन अब सीमा बुआ जी की बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने आहान से नजरें चुराते हुए कहा, वो मैं। आहान ने सीमा बुआ जी से कहा, अगर ये सच है तो पुलिस को बुला ही लेते हैं, वही पता कर लेंगे कि कौन किससे पैसे चुराकर भागा है। आहान की बात के पीछे का असली मतलब उसके, शनाया के और सीमा बुआ जी के अलावा कोई और नहीं जानता था। सीमा बुआ जी को लगा कि अब उनकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, वो क्या है ना कि अभी मुझे थोड़ा घर पर काम है, मैं अभी निकलती हूँ। ये कहकर सीमा बुआ जी रतन के पास गई, उसे सहारा देकर खड़ा होने में मदद की। रतन जल्दी खड़े हो जा, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे डर है कि भीड़ में खड़े ये सारे लोग हमारी भी पिटाई ना लगा दे। एक बार की जिल्लत तो चल जाएगी, मगर अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी। उठो, जल्दी करो। सीमा बुआ जी ने फुसफुसाते हुए अपने बेटे से कहा। अगले ही पल दोनों माँ बेटे ऐसे भागने लगे जैसे कोई उनके पीछे पड़ गया हो। सभी लोग अपनी नजर चुराकर अपने अपने रास्ते चले गए। आखिरकार ये सारा मामला आहान ने खत्म कर दिया था। उसने सबको जाते हुए देखकर एक छुटकारे की सांस ली और पीछे मुड़ा। पीछे पलटते ही आहान की नजरें शनाया से मिली। आहान ने देखा कि शनाया हैरान नजरों से आहान की तरफ देख रही थी, और वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे इस कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लड़के को पहली बार देख रही थी। शनाया के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने अपने एब्सेंट माइंडेड बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार की तरफ ले गया। शनाया को कार में बिठाने के बाद आहान भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही आहान कुछ दूर तक ड्राइव करके आगे चला गया, शनाया ने उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, कार में रिकॉर्डर कैसे आ गया? शनाया के सवाल को सुनकर आहान ने बहुत ही क्यूट फेस बना दिया और अपनी क्यूरियस वाइफ के सवाल को जवाब देते हुए कहा, वो कार में कोई रिकॉर्डर नहीं है। क्या बिना किसी सबूत के आहान ने ऐसे ही अपने बातों से सीमा बुआ जी के छक्के छुड़ा दिए थे? इतना ही नहीं, लोगों ने बिना कोई सबूत देखे आहान पर यकीन कर लिया था।
क्या आहान पहले से ही इतना चार्मिंग और स्मार्ट था? शनाया पिछले कुछ दिनों से आहान के अलग अलग कलर शेड्स देख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा हैंडसम हस्बैंड सॉल्व नहीं कर सकता? जब शनाया अपने मन ही मन में आहान की तारीफों के पुल बांध रही थी, आहान ने उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस किया। आहान उसे फ्लर्टी अंदाज में सवाल करते हुए कहता है, शनाया, आप ये क्या सोच रही हैं? क्या आपका हस्बैंड बहुत हैंडसम है? इस सवाल को सुनते ही शनाया दंग रह गई। क्या अब आहान शनाया के दिल में चल रही बातों को सुन सकता था? शनाया ने अपना मुंह बना लिया और आहान से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे तुमसे बचकर रहने की जरूरत है। क्या पता कब मुझे भी ऐसे ही कंट्रोल करने लग जाओ तो। शनाया ने तो अपनी बात कह दी थी, मगर जब उसने इस बात पर आहान का जवाब सुना, वो बेचारी शर्म के मारे लाल गुलाबी हो गई। आहान ने कहा, आप उस बारे में परेशान मत होइए, मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही आपके कंट्रोल में हूँ। क्या आहान शनाया के साथ फ्लर्ट कर रहा था? ये सच बता रहा था? इस बात को सोचकर शनाया कंफ्यूज हो गई, मगर एक बात पक्की थी, इस बात को सुनने के बाद शनाया को बहुत अलग तरह की खुशी हो रही थी। दूसरी तरफ भीड़ और शनाया और आहान से भागने के बाद सीमा बुआजी और रतन एक बस स्टॉप पर आकर बैठ गए। दोनों की सांसें भागने की वजह से फूल गई थी। वो निकम्मा आहान हाथापाई करने में इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया? उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यामिनी भाभी उसे खाना भी नहीं देती होंगी, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी तुम उसके सामने टिक नहीं पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा बुआजी बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी। वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। अगर आहान उसे हरा सकता था तो वो बहुत स्ट्रांग था। अपनी माँ के सवाल को सुनकर रतन भी परेशान लगने लगा। उसने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं माँ, मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक बात है जो मैं कह सकता हूँ, आहान ने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। ये सुनकर सीमा बुआजी शॉक्ड हो गई। आहान जैसे दुबले पतले लड़के में और कितनी ताकत हो सकती थी, ये सोचकर ही सीमा बुआजी घबरा गई। उन्होंने रतन से कहा, अच्छा है हमने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया, आगे से इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस निकम्मे आहान से दूरी बनाए रखें। उनकी इस बात से रतन बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था। उसने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बाहर किसी को पता चला कि मैं पिट के आया हूँ तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं उस आहान की हड्डी पसली एक कर दूंगा। भले ही वो स्ट्रांग होगा, लेकिन ज्यादा लोगों के सामने नहीं टिक पाएगा। आखिरकार मैं ऐसे हार मानने वाले लोगों में से नहीं हूँ। सीमा बुआजी अपने बेटे की बात समझ रही थी। अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो भी अपनी बेइज्जती भूल नहीं सकती। उन्होंने अपने बेटे रतन से कहा, तुमने सही कहा बेटा, तुम जब चाहे उसे मार सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें आहान से पैसे कमाने हैं। अपनी माँ की कही ये बात सुनकर रतन ने सवाल करते हुए कहा, माँ ये सब कैसे होगा? इस पॉइंट पर सीमा बुआजी की आंखें लालच से भर गई थी। उन्होंने देखा था कि आहान और शनाया जिस ऑडी कार में बैठे थे वो कोई मामूली कार नहीं, 25 लाख रुपयों की कार थी। इसका मतलब साफ था, उन लोगों के पास पैसा था। सीमा बुआजी ने अपना दिमाग चलाया और रतन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम अभी के अभी तुम्हारे शेखर मामा के घर पर चलते हैं। जितना मैं शेखर भैया को जानती हूँ वो तो आहान से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यामिनी भाभी वो आहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हम जाकर उनसे ही आहान की शिकायत लगाएंगे। तुम जाकर अपने चोटों के निशान दिखा दोगे तो भी भाभी को यकीन हो जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। रतन ने जब अपनी माँ का दिया हुआ ये आइडिया सुना वो सेटिस्फाइड लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी कहा, क्या आहान यामिनी मामी की बात मान जाएगा? इस सवाल को सुनकर सीमा बुआजी जोर जोर से हंसने लगे। रतन पहले कुछ समझ नहीं पाया, तो फिर रतन ने अपनी माँ से एक बार फिर से सवाल किया। सीमा बुआजी ऐसे क्यों हंस रही थी ये तो रतन को नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, सीमा बुआजी के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही थी। शहर के दूसरे कोने में आहान और शनाया मिलकर कुछ खरीदारी कर रहे थे। आहान ने सब्जी वाले से कहा, भैया थोड़ा जल्दी दे दीजिए, मेरी बीवी को घर जाकर जल्दी से खाना भी खिलाना है, उन्हें थोड़ी भूख लगी हुई है। आहान हमेशा यही सब्जी खरीदने आता था। सब्जी वाले से ही नहीं, वहाँ खरीदारी करने के लिए आने वाली भाभियों से भी आहान की दोस्ती थी। आहान की नई कार को देखकर वहाँ आई हुई एक भाभी ने आहान से कहा, आहान तुमने तो नई कार खरीद ली है, क्या हमें मिठाई नहीं दोगे? ये सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने कहा, भाभी मैं मिठाई तो लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन सब्जी वाले भैया से कहकर आपको मेरी तरफ से 2 नींबू दिला सकता हूँ। ये सुनकर वो भाभी खुश हो गई। उन्होंने सब्जी वाले भैया से कहा, देखिए भैया, आहान ने खुद कहा है तो आज की नींबू और धनिया का हिसाब आहान ही दे देगा। कार के पास खड़ी शनाया देख रही थी आहान इन सब लोगों के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर हंस रहा था। ये देखकर शनाया खुश हो गई। उसने अपने सामने के इस नजारे को देखकर मन ही मन में कहा, आहान एक अलग लेवल का क्यूट लड़का है। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे इसकी छोटी दुनिया जाननी है। काश मैं भी उन सब लोगों में दोस्ती कर पाऊं और उनके साथ मिलकर आहान के साथ मजे करूं। शनाया ने अपने आप से ही कहा। तब उसका फोन बजने लगा। शनाया ने बिना देखे कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान कहाँ है? ये कॉल किसने की थी? क्या सीमा बुआजी सच में यामिनी गिल को आहान के खिलाफ भड़काने वाली थी? अब आहान और शनाया क्या करेंगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सीमा बुआजी को बिना वजह हंसते हुए देखकर रतन ने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? रतन अपने माँ के इस बर्ताव को समझ नहीं पा रहा था।
कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद सीमा बुआ जी शांत हो गई। उन्होंने कहा, रतन, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले हम तुम्हारे शेखर मामा जी के घर खाने पर गए थे? इस सवाल को सुनते ही रतन ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ माँ, उस दिन के खाने को मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्या कमाल का खाना था। आज भी जब याद करता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। सीमा बुआ जी ने यह बात सुनी तो उनका मुंह बन गया। उन्होंने आगे कहा, खाना मत याद करो रतन, उस दिन यामिनी भाभी ने उस निकम्मे घर जमाई को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया था। उसे डांट लगाकर कहीं और जाने को कहा और आहान भी चुपचाप अपनी प्लेट उठाकर वहां से चला गया। खाने के बाद जब मैं पानी लेने के लिए किचन में गई तो वहां आहान अकेला बैठा खाना खा रहा था। उसी दिन एक बात साफ थी कि जब तक यामिनी भाभी जिंदा हैं, आहान गिल परिवार में सर उठा के नहीं जी सकता और मैं ही इस बात का फायदा उठाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। रतन को अपनी माँ की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर वो यही सोचकर खुश था कि आज वो फिर से कमाल का खाना खाने के लिए अपने शेखर मामा के घर जाने वाला था। मिसेस यामिनी गिल के घर जाते हुए सीमा बुआ जी ने रतन से कहा, रतन, एक बात याद रखो, अपनी यामिनी मामी से बहुत अच्छे से उस आहान की शिकायत करना। एक वही है जो उस निकम्मे और घमंडी आहान को उसकी असली औकात दिखा सकती है। रतन ने इस बात पर हामी भर दी। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटे शेखर गिल के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआ जी ने डोर बेल बजा दी। घर में मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला वह हैरान रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सामने उनकी ननंद अपने बेटे के साथ खड़ी थी। 2 साल पहले में पहली बार मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी को देखा था। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, आप यहाँ कैसे? शेखर गिल के एक्सीडेंट की बात सभी रिश्तेदारों को पता थी, मगर फिर भी किसी ने शेखर गिल की तबीयत पूछने की फॉर्मेलिटी भी नहीं की थी और सीमा बुआ जी भी उन सब में से एक थी। मगर सीमा बुआ जी को किसी से क्या फर्क पड़ रहा था? जब तक बात उनके मतलब की थी और पैसे की थी, वो कहीं पर भी बखेड़ा खड़ा करने के लिए जा सकती थी। मिसेस यामिनी गिल ने सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी ने अपने हमेशा के एरोगेंट अंदाज में कहा, क्यों भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अपनी बात कहने के बाद सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधा घर के अंदर चली गई। सीमा बुआ जी और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। अगले ही पल सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और उनसे कहा, भाभी, आपका निकम्मा दामाद कहाँ है? उस बेशरम को आने के लिए कहिए। मिसेस यामिनी गिल इस सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गई। उन्होंने सीमा जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या हुआ है? आप आहान को क्यों ढूंढ रही हैं? सीमा बुआ जी ये सवाल सुनकर गुस्सा हो गई। उन्होंने अपने भाभी से नाराज लगते हुए कहा, भाभी, आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? एक बार उस आहान को बाहर बुला लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मिसेस यामिनी गिल ये बात अच्छे से जानती थी कि उनकी ये ननंद तमाशा खड़ा करने में एक्सपर्ट थी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर अपनी ननंद से कहा, वो आहान और शनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं, मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल कुछ दूर गई और शनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बजने के बाद ही शनाया ने कॉल आंसर किया था। आहान कहाँ है? मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करते हुए कहा। शनाया इस वक्त सबसे हंसकर बात कर रहे आहान को देख रही थी, मगर अपनी मॉम की ऐसी आवाज सुनकर वो परेशान हो गई। शनाया ने कहा, क्या हुआ है मॉम? आहान मेरे साथ ही है। आहान को दूर से ही देखते हुए शनाया का मूड भी खुशनुमा हो गया था, मगर शनाया के मॉम के साथ ऐसा सीन नहीं था। मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को नजरअंदाज करते हुए कहा, शनाया, बातें बंद करो और ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से आहान को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वैसे तो शनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मॉम को इतना इम्पल्सिव होते हुए देखकर शनाया जल्दी से आहान के पास चली गई और उसे फोन पकड़ा दिया। आहान ने कंफ्यूजन में शनाया से कहा, कौन है? शनाया ने जवाब में कहा, मॉम, परेशान लग रही है थोड़ी। आहान ने शनाया की बात पर हामी भरी और फोन को अपने कानों से लगा लिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, आहान, क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उन्हें नाराज कर दिया है? आहान समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ थी। आहान ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, मॉम, वो थोड़ी बहस तो हुई थी। क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आहान का ये जवाब सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने अपना सर पीट लिया और आहान को डांट लगाते हुए कहा, क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई है, अभी के अभी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कॉल काट दिया। शनाया आहान की तरफ क्यूरियस होकर देख रही थी। जैसे ही आहान ने कॉल रख दिया, शनाया ने उससे कहा, क्या हुआ है आहान? क्या घर पर कोई प्रॉब्लम हुई है? आहान ने शनाया से जवाब में कहा, प्रॉब्लम हुई नहीं है, आई है। सीमा बुआ जी और रतन घर पर आए हुए हैं। उन दोनों का नाम सुनकर शनाया के माथे पर शिकन आ गई। शनाया ने परेशान होकर कहा, पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाई, पहले ही नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू न बनता। आहान ने जब अपनी वाइफ को वरीड होते हुए देखा तो शनाया के बाल सहलाने लगा। उसने फिर शनाया से कहा, आप टेंशन मत लीजिए शनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा, चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ देर के बाद आहान और शनाया घर पहुंच गए। सीमा बुआ जी और रतन बड़े ही आराम से पैर फैलाए हुए बैठे थे और इस तरह फैला कर रखे थे मानो अपने खुद के घर में बैठे हुए हों। जैसे ही यामिनी गिल ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद घर लौट आए थे तो उनकी जान में जान आई। मिसेस यामिनी गिल ने फिर सीमा बुआ जी से कहा, अब बताइए सीमा दीदी,
आहान ने आपको कैसे परेशान किया है? सीमा बुआजी और रतन ने पलटकर आहान और शनाया की तरफ देखा। शनाया ने अपनी मॉम से कहा, मॉम आपको सीमा बुआजी की किसी भी बात पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी झूठी है। एक तो शुरुआत इन्होंने ही की थी। सीमा बुआजी खुद हमारी कार के सामने आई थी। गलती इन्हीं की थी और बजाय इसके कि सीमा बुआजी अपनी गलती मानती, इन्होंने सड़क के बीचों बीच तमाशा शुरू कर दिया। शनाया इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। कुछ देर पहले शनाया ने अपनी आंखों से देखा था कि सीमा बुआजी कितनी चालाक थी। इसलिए शनाया इस बात की कोशिश कर रही थी कि बात बिगड़ने से पहले ही वो आहान की बेगुनाही साबित कर दे। मिसेस यामिनी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। शनाया ने अपनी बात को इतनी जल्दबाजी में कहा था कि मिसेस यामिनी का कंफ्यूजन सॉल्व होने के बजाय बढ़ गया। दूसरी तरफ जब आहान ने देखा कि उसे बचाने के लिए शनाया इतनी पैनिक कर रही थी, तो उसके दिल में नरमी छा गई। आहान ने कभी इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि एक दिन शनाया उसके लिए अपनी मॉम के सामने इतना बोलेगी। जब सीमा बुआजी ने देखा कि उनकी भतीजी ने उनके खिलाफ इतना बोला था, तो वो पहले से ज्यादा नाराज लगने लगी। सीमा बुआजी ने शनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं जानबूझकर अपनी ही जान को खतरे में डाल सकती हूँ क्या? मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए मैं गिर गई। लेकिन ये निकम्मा घर जमाई आहान, इसने जानबूझकर मुझ पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। सीमा बुआजी ने इस तरह कहा मानो इस दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती तो उन पर ही हुई थी। बाकी सब तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन सीमा बुआजी आहान से इस एक्सीडेंट के बदले कुछ पैसे तो लेने ही वाली थी, वरना वो खुद यहाँ आने की हिम्मत कैसे करती। मिसेस यामिनी गिल ने जब अपनी ननद की ये बात सुनी तो वो दंग रह गई। उन्होंने हैरानी से सवाल करते हुए कहा, क्या आहान ने यहाँ पर कार चढ़ाने की कोशिश की? मिसेस यामिनी गिल को ये मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आहान और सीमा बुआजी की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन में कहा, सीमा दीदी ये क्या कह रही है? आहान के पास कौन सी कार है? वो तो अपनी फटीचा सी सस्ती बाइक चलाता है, और आहान इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी की जान लेने की कोशिश करेगा। हे भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जब मिसेस यामिनी गिल इस बारे में सोच रही थी, सीमा बुआजी ने कहा, और नहीं तो क्या भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है कि आपका ये निकम्मा घर जमाई बहुत कमाने लगा है। नहीं नहीं, वो कैसे पैसे कमा सकता है? शायद भाभी आपने ही ज्यादा पैसे दे रखे हैं, तभी तो 25 लाख की ऑडी में घूम रहा है। वैसे कोई भी इस कार में घूमे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भला किसी से क्यों जलने लगी? मगर आपके नासमझ और घमंडी दामाद आहान ने अपनी उस महंगी ऑडी से मेरी जान लेने की कोशिश की है, और मैं ये चुपचाप नहीं सहूंगी। सीमा बुआजी ये क्या कह रही थी? मिसेस यामिनी गिल ने आहान को पैसे कब दिए थे? आहान खुद ही अपनी सैलरी उन्हें देता था, और 25 लाख की ऑडी कहां से आ गई थी? आहान ने इतने पैसे जिंदगी में कभी देखे भी नहीं थे, तो वो ऑडी जैसी कार कैसे खरीद सकता था? कुछ तो गड़बड़ थी। अब मिसेस यामिनी गिल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया। उनके चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। चाहे जो भी हो जाए, मिसेस यामिनी गिल इस मामले को सही से जानना चाहती थी। मिसेस यामिनी गिल ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की। फिर उन्होंने ढीठ अंदाज में आहान को घूरकर सीमा बुआजी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आपने सच में आहान को ऑडी कार से बाहर आते हुए देखा? मतलब पक्का आपको कोई गलतफहमी हुई है? अपनी यामिनी भाभी के इस सवाल को सुनकर सीमा बुआजी दंग रह गई। उन्होंने ही मिसेस यामिनी गिल से उल्टा सवाल करते हुए कहा, क्या आपको इस बारे में नहीं पता था भाभी? अब शनाया नर्वस होने लगी। उसने कल विकी भाई से जो पैसे लिए थे, उस सब के बारे में मिसेस यामिनी गिल से उसने कुछ भी नहीं कहा था। शनाया ने आहान की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मैं जानती थी कि अगर मॉम को कार का पता चलता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती और मुझे आहान के लिए कार नहीं खरीदने देती। इसी वजह से मैं कार वाली बात कुछ दिन तक मेरे और आहान में ही रखना चाहती थी। पता नहीं अब जब मॉम को पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। मिसेस यामिनी गिल अब क्या करने वाली थी? क्या आहान और शनाया को सीमा बुआजी की वजह से डांट पड़ने वाली थी, या फिर वो दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। वो सीधे जाकर आहान के सामने खड़ी हो गई और अपने दामाद से कहा, आहान ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पास ऑडी जैसी महंगी मतलब 25 लाख रुपयों की कार कहां से आई? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने आहान से ये सवाल किया, शनाया ने भागकर अपनी मॉम को अप्रोच किया और आहान और शनाया के बीच में जाकर खड़ी हो गई। आहान ने मिसेस यामिनी गिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मॉम मैंने शनाया से कहा कि मेरे लिए खरीद दे। उसी वक्त शनाया ने अपनी मॉम से कहा, मॉम मैंने वो कार आहान के लिए खरीदी है। भले ही दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी बात एक ही वक्त कही थी, लेकिन आहान और शनाया के जवाबों में बहुत तफावत थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इन दोनों में से सच कौन कह रहा है और कौन झूठ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पॉइंट पर यामिनी गिल कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो गई थी, मगर अगले ही पल उनकी इरिटेशन गुस्से में बदल गई। मिसेस यामिनी गिल ने अंदाजा लगाते हुए कहा, एक मिनट, भले ही आहान या शनाया में से कोई झूठ कह रहा हो, पैसे तो शनाया ने दिए होंगे, मगर उसके पास 25 लाख कहां से आ गए? शनाया ने मुझे पैसों के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? इस सब के बारे में सोचने के बाद मिसेस यामिनी गिल का चेहरे का रंग काला पड़ गया। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी से चिल्लाकर सवाल करते हुए कहा, शनाया ये पैसे कहां से आए? तुमने 25 लाख कहां से लाए? मिसेस यामिनी गिल के इतने लाउड रिएक्शन से सभी हैरान रह गए। शनाया ने अपना डर मन ही मन में छिपा लिया और मिसेस यामिनी गिल के सवाल पर बहुत ही शांति से झूठा जवाब देते हुए बोली, मॉम आहान ने ये पैसे खुद कमाए हैं। शनाया का ये जवाब सुनकर
आहान उसकी तरफ देखकर अलग ही नजर से देखने लगा। इस नजर में एक तरह की नरमी थी। आहान ने अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या सच में शनाया मुझे डांट खाने से बचाने के लिए अपनी मॉम से झूठ बोल रही है? उन्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं है। मॉम को इस बात पर यकीन दिलाना इतना आसान नहीं है। मिसेस यामिनी गिल ने शनाया के झूठ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। उन्होंने अपने बेटी से कहा, शनाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? आहान एक नॉर्मल सी बैंक में काम करता है और महीने के उसे 10 से 15 हजार मिलते हैं, और वो अपनी ही बैंक में चोरी कर ले तब भी 25 लाख रुपए जमा करना मुमकिन नहीं है। जब मिसेस यामिनी गिल ने यह कहा, शनाया की बोलती बंद ही हो गई। उन्होंने आगे कहा, शनाया, सच सच बताओ, क्या तुमने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट से कुछ पैसे निकाल कर ये कार खरीदी है? मुझे बताओ शनाया, कुछ कहो। अपनी मॉम की कही ये बात सुनकर शनाया दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया ने बहुत ही इमोशनल होकर कहा, नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आहान तो आखिरी मिनट तक मुझे ये कार खरीदने से मना कर रहा था, और मॉम को लगता है कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। शनाया ने मन ही मन में कहा। मिसेस यामिनी गिल भी इस वक्त आहान के बारे में ही सोच रही थी। उन्होंने अपने आप से ही कहा, अगर शनाया फिर से झूठ बोल रही है तो अच्छा नहीं होगा। क्या वो आहान को बचा रही है? अगर मुझे पता चला कि आहान ने अपने मतलब के लिए शनाया का करियर दांव पर लगाया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शनाया ने अपनी मॉम की नजरों को देखकर ये बात पहचान ली थी कि वो जरूर आहान के बारे में कुछ गलत सोच रही थी, और एक बार फिर से आहान के खिलाफ कोई गलत और बुरी राय कायम कर रही थी। शनाया ने गहरी सांस ली और अपनी मॉम को सच बताते हुए कहा, मॉम, ये पैसे मुझे विकी भाई ने दिए थे। शनाया अब कुछ छिपाने के बदले आहान के अगेंस्ट कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मिसेस यामिनी गिल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, मगर कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद एकदम से मिसेस यामिनी गिल को कुछ याद आया और उन्होंने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या मतलब जो मैंने बात फैमिली ग्रुप पर पढ़ी वो सच थी? क्या सच में उस विकी भाई ने तुम्हें और रूपल को 50 लाख रुपए दिए हैं? मिसेस यामिनी गिल किसी सदमे में थी। शनाया ने जवाब में बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अपने बेटे के इस जवाब को सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल का सदमा गुस्से में बदल गया। उन्हें अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने अचंभे से अपनी बेटी की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, शनाया बदल गई है। उसने आज तक मुझसे कभी भी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन अब वो मुझसे छिपकर बहुत कुछ करने लगी है। लेकिन अगर आज सीमा दीदी ने यहाँ आकर बखेड़ा खड़ा नहीं किया होता तो मुझे ये पता कैसे चलता? ये सब सोच के उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने गुस्सा होकर शनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, क्या तुम ये नहीं जानती कि हमें फिलहाल पैसों की कितनी जरूरत है? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और तुम 25 लाख की ऑडी कार खरीद रही हो, वो भी इस निकम्मे आहान के लिए। क्या उसके जैसा कंगाल आदमी इतनी महंगी कार चलाने के लायक है? आहान की औकात ही क्या है? अब मिसेस यामिनी गिल का ध्यान उनके खामोश खड़े निकम्मे दामाद की तरफ गया और उन्होंने आहान को डायरेक्टली कोसना शुरू किया। और तुम आहान, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं? अमीरों के घर में शादी हो जाने से कोई खुद अमीर नहीं हो जाता। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अपनी इन घटिया हरकतों से कभी बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे जैसे नमक हराम और निकम्मे दामाद को मैं घर से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मिसेस यामिनी गिल के ये शब्द कुछ ज्यादा ही हार्श थे। आहान को किसी के पैसों की क्या जरूरत थी जब वो खुद पूरे के पूरे शोरूम को खरीद सकता था। आहान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शनाया की मॉम की रिस्पेक्ट करने के इरादे से वो खामोश रह गया। शनाया अब बहुत बुरा फील कर रही थी। उसे एक ही वक्त आहान के लिए बुरा भी लग रहा था और अपनी मॉम पर गुस्सा भी आ रहा था। शनाया ने चिल्लाकर कहा, मॉम, ऐसा नहीं है, मैंने अपने मन से आहान के लिए वो कार खरीदी है, इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है। शनाया की आंखें अब भीग गई थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी को घूर कर देखा और बोली, चुप करो शनाया, क्या तुम समझ रही हो कि किससे बात कर रही हो? और तुम आहान, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन कल के कल वो 25 लाख की कार वापस करके आओ। मुझे मेरे हाथों में पूरे पैसे चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें बुरी सजा देनी पड़ेगी। मिसेस यामिनी गिल ने अपना फैसला सुना दिया था। अपनी बात को पूरा करने तक मिसेस यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आखिर में जब उन्होंने एक गहरी सांस ली, सीमा बुआ जी ने बीच में बोला, यामिनी भाभी, ये तो आपका आपस का मामला है, अभी तक असल मामला खत्म नहीं हुआ है। आहान को 25 लाख मुझे देने चाहिए। अब तक खामोश खड़ा आहान अब कुछ कहना चाहता था, मगर तभी मिसेस यामिनी गिल ने हिसाब मांगने के अंदाज में अपनी ननन से कहा, हमारे फैमिली मैटर से आपका क्या लेना देना है सीमा दीदी, आप अपने काम से काम रखिए। मिसेस यामिनी गिल इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन था। लेकिन सीमा बुआ जी अपनी यामिनी भाभी के रवैये से अनजान नहीं थी। अगर कोई आहान को बचा सकता था तो वो मिसेस यामिनी गिल ही थी, और सीमा बुआ जी इस मौके को हाथ से कैसे जाने देती। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आपने मेरी बात को सही से नहीं सुना? आपके निकम्मे दामाद ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, और वो बेशरम इतने पर ही नहीं रुका, उसने मेरे बेटे रतन को भी बहुत मारा। ये कहने के बाद सीमा बुआ जी सोफे पर फैले हुए अपने बेटे से बोली, रतन बेटा, अपनी यामिनी मामी को दिखा दो, उनके दामाद ने तुम्हें कितना मारा। रतन भी तुरंत खड़ा हो गया और उसने अपना टी शर्ट निकाला। उसके पूरे बदन पर जगह जगह चोट के निशान थे।
अब ऐसा भी नहीं था कि वो सारी चोट रतन को आहान की वजह से लगी थी। दोनों माँ बेटे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने रतन के सारी जख्मों के निशान देखे, उनका मुंह बन गया। वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि आज हर कोई उन्हें इतना परेशान क्यों कर रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने फिर सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, ऐसे मामलों में मुझे मजाक करने की क्या जरूरत है? आपके दामाद ने मेरे बेटे की पिटाई की है और यही सच है। रास्ते पर कई लोगों ने यह देखा था। क्या आप ये कह रही हैं कि मैं झूठी हूँ? वो अब ये सब सहन करने के मूड में नहीं थी। ऊपर से सीमा बुआ जी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिसेस यामिनी गिल अपनी ननद से कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने कुछ कहा। मॉम, ये मैंने किया है। आहान अपनी हरकत की जिम्मेदारी खुद ले रहा था और इस बात को मानते हुए आहान के चेहरे पर ना कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। अपने दामाद की ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल हैरान रह गई। आज आहान ने उनकी जान लेने का इरादा पक्का किया था। वो हर एक बात को क्यों बिगाड़ रहा था? आहान की हामी को जानकर सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। उन्होंने अब अपनी बात पर जोर लगाते हुए कहा, सुना यामिनी भाभी, और मुझे झूठ कहने की कोई आदत नहीं है। अब इस नालायक आहान ने अपनी गलती मान ली है तो फिर मुझे 25 लाख दे दीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। भले ही सीमा बुआ जी ने अपनी मांगे साफ कर दी थी, लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। तभी शनाया ने कहा, मॉम, रतन ने शुरुआत की थी। वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा था। आहान ने सब मुझे बचाने के लिए किया है। शनाया को सीमा बुआ जी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को और सीमा बुआ जी को नजरअंदाज कर दिया। इस पॉइंट पर उनका आहान को डांट लगाना जरूरी था। आज रतन को मारा था, कल आहान किसी और को पीट देता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर रोज मिसेस यामिनी गिल को लोगों को पैसे बांटने की खैरात करनी पड़ती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? अब आहान क्या करेगा? क्या सच में शनाया और आहान पर सीमा बुआ जी को 25 लाख देने की नौबत आने वाली थी? मिसेस यामिनी गिल अपने दामाद को क्या सजा देने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आहान, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? अपनी सासू मां का यह सवाल सुनकर आहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ जब शनाया ने अपनी मॉम से कही ये बात सुनी तो उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। शनाया ने धीमी आवाज में कहा, मॉम, आप मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं। शनाया की इस बात को सुनने के बाद यामिनी गिल ने उसे चुप करा दिया और बोली, तुम चुप हो जाओ शनाया, मेरा सर दर्द और मत बढ़ाओ। तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है तो इस वजह से हमारे घर में वैसा ही होगा जैसा मैं कहूंगी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर आहान को ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, आहान, अपनी सीमा बुआ जी और रतन भैया से माफी मांगो। माफी का जिक्र सुनते ही शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी से कहा, यामिनी भाभी, क्या आपको लग रहा है कि मैं और मेरा बेटा एक माफी से चुप हो जाएंगे? मिसेस यामिनी गिल उसकी ननद से अब इरिटेट हो रही थी। वो अब बहुत ही पेशेंस के साथ सीमा बुआ जी से बोली, आसान सी बात है, मैं इस निकम्मे आहान से कह देती हूँ, पहली बात कि ये आहान अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरे बेटे से माफी मांगे। उसने रतन के साथ जो कुछ भी किया है उसके बदले में मेरा बेटा इस नालायक आहान को कसकर 2-4 थप्पड़ लगाएगा। अपनी ननद की ये मांग सुनकर मिसेस यामिनी गिल की आंखें खुली की खुली रह गई। आहान ने बहुत ही शार्प नजरों से सीमा बुआ जी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, क्या आपकी दूसरी मांग क्या है? आहान की बात सुनकर सीमा बुआ जी आंखों में लालच टपकाते हुए बोल पड़ी, और क्या, हवा में उड़ते हुए तुमने मुझे और मेरे प्यारे बेटे को चोट पहुंचाई है, उसके बदले में मैं ज्यादा नहीं 25 लाख रुपए तो लेकर ही रहूंगी। अब तुम मेरे रिश्तेदार ना होते तो अटेम्प्ट टू मर्डर की केस कर तुम सबको अंदर कर देती। 25 लाख रुपए तो फिर भी छोटी रकम है। आहान को ये पूरी की पूरी सिचुएशन किसी कॉमेडी शो की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद की ऐसी मांग सुनी, उनका मुंह बन गया। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं सीमा दीदी? नामुमकिन, बिल्कुल भी नहीं। 25 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए दे सकती हूँ। 50,000 की बात सुनते ही सीमा बुआ जी के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। उन्होंने एक एक करके आहान, शनाया और मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और मन ही मन में बोली, क्या इन लोगों ने मुझे भिखारी समझ रखा है? अगर मैंने यहाँ आने के बाद वो विकी भाई के बारे में हुई बात न सुनी होती तो शायद मैं 50,000 में भी मान जाती, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, और ये जानने के बाद अगर मैं यहाँ से खाली हाथ वापस लौटी तो मुझे अपने आप पर ही शर्म आएगी। ये सब सोचने के बाद सीमा बुआ जी ने गुस्से दिखाते हुए अपने भाभी से कहा, भाभी, क्या आप मुझे भिखारी समझकर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं? मिसेस यामिनी गिल सीमा बुआ जी को अच्छे से जानती थी। अगर उन्होंने किसी के बारे में अपना मन बना लिया था तो आसानी से पीछा नहीं मानती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और उनसे बहुत ही केयरलेस अंदाज में कहा, सीमा दीदी, देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ उससे बिल्कुल पैसा ठीक नहीं कर सकता, और वैसे भी आपको और आपके बेटे को आहान ने जो भी तकलीफ पहुंचाई है, उसने ही मारपीट की है, तो आपको अपना हिसाब आहान से बराबर करना चाहिए। और मुझे सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान के प्रॉब्लम्स का गिल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का मतलब साफ था, 25 लाख के सेटलमेंट से उनका और शनाया का कोई लेना देना नहीं था। अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया के दिल में दर्द सा उठा। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे लगा था कि पिछले बार आहान ने जो मेरी मदद की थी उसके बाद मॉम उसके बारे में अच्छा सोचती होंगी, लेकिन नहीं, मॉम ने हमेशा से आहान से नफरत की है। जहाँ एक तरफ आहान मुझे, पापा को और मॉम को अपनी फैमिली समझता है,
मॉम ने हमेशा से उससे नफरत की है। आहान को इस सच का पहले से ही पता था, इसलिए मिसेस यामिनी गिल की ये राय सुनकर कोई ज्यादा आहान पर असर नहीं हुआ। सीमा बुआ जी भी जानती थी कि उनकी यामिनी भाभी इतनी पत्थर दिल हो सकती थी, लेकिन सीमा बुआ जी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मिस यामिनी गिल से कहा, भाभी क्या आहान आपका दामाद नहीं है? मैं एक आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे 25 लाख रुपए दे रही हैं या नहीं? सोच समझ कर जवाब देना भाभी, कहीं आगे जाकर आपको अपने इस फैसले पर पछतावा ना करना पड़े। मिसेस यामिनी गिल को सीमा बुआ जी की बातें सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, मगर वो किसी के सामने घुटने टेकने वाले कमजोर लोगों में से नहीं थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, ऐसा नालायक दामाद नहीं है मेरा। और हाँ सीमा दीदी, मेरा आपके और आहान के इस मसले में बीच में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का ये जवाब सुनने के बाद सीमा बुआ जी के चेहरे पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, उल्टा वो तो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ यामिनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने फिर कुछ याद करके मिसेस यामिनी गिल से कहा, अच्छा कोई बात नहीं भाभी, वैसे मुझे आपको एक कुछ बताना था। वो क्या हुआ था ना, कुछ दिन पहले मैं किसी आदमी से मिली थी। क्या सरनेम था उनका? हाँ याद आया, शर्मा। वो मुझसे कह रहे थे कि आप और वो कॉलेज में थे। अपनी ये बात कहते हुए सीमा बुआ जी बीच में रुक गई और अपनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने देखा कि मिसेस यामिनी गिल के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ये देखकर सीमा बुआ जी सेटिस्फाइड लगने लगी। भाभी क्या आप चाहती है कि मैं ये कहानी बताना कंटिन्यू करूं? सीमा बुआ जी ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। शनाया और आहान को ये पूरी सिचुएशन कुछ स्ट्रेंज लग रही थी। मिसेस यामिनी गिल सबसे नजरें चुराने लगी। उन्होंने कुछ सोचा और सीमा बुआ जी से रिक्वेस्ट करने के अंदाज में कहा, सीमा दीदी अगर आप नाराज हैं तो हमें बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? सीमा बुआ जी के कान यही सुनने के लिए तो तरस गए थे, मगर जब मिसेस यामिनी गिल ने घुटने टेक दिए थे तो सीमा बुआ जी आसानी से कैसे मानती। उन्होंने कहा, भाभी बात तभी करेंगे जब आप मुझे 25 लाख देने के लिए तैयार होंगी। अब मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने बुआ जी से कहा, ठीक है दीदी, आहान धीरे धीरे करके आपको 25 लाख रुपए दे देगा। मैं खुद जिम्मेदारी से उससे ये काम करवाऊंगी। ये बात सुनते ही आहान और शनाया के चेहरे का रंग बदल गया। आहान ने अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, ये शर्मा कौन है जिसका नाम एक बार सुनते ही मॉम इतना घबरा गई? जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो किसी से हार नहीं मानती है, लेकिन मॉम का ऐसा रिएक्शन देखकर ये बात तो साफ है कि ये कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर है। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने उनकी मांगे मंजूर कर ली, सीमा बुआ जी के दिमाग में हवा घुस गई। अब सीमा बुआ जी जानती थी कि हर बार वैसे ही होगा जैसे वो चाहती थी। उन्होंने फिर आहान की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और बोली, चलो अब जब सब तय हो गया है तो भाभी आहान से कहिए कि अपने घुटने पर बैठ के मुझसे और रतन से माफी मांगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मिसेस यामिनी गिल जिस सिचुएशन में फंसी हुई थी, सीमा बुआ जी की बात मानने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने वक्त बर्बाद किए बिना आहान की तरफ देखा और उससे बोली, आहान क्या तुमने सुना? सीमा बुआ जी और रतन से माफी मांगो। ये बात सुनने के बाद भी आहान ने कोई मूवमेंट नहीं की। मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और आहान से अपनी बात मनवाने के इरादे से कहा, आहान देखो, अगर एक बार तुम सीमा दीदी और रतन से माफी मांग लोगे तो मैं बीती आ रही सारी बातों को भूल जाऊंगी और तुम्हें और शनाया को ज्यादा डांट भी नहीं लगाऊंगी। मिसेस यामिनी गिल को लगा कि उनकी ये बात सुनने के बाद तो आहान पक्का सीमा बुआ जी और रतन से माफी मांग लेगा और उनकी किसी बात को मना नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे कुछ और ही हुआ। मॉम आपको ज्यादा ही कह रही हैं। आहान मेरा हस्बैंड है, उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। ये बात शनाया ने कही थी। वैसे तो यही बात वो कुछ देर से कई बार कह रही थी, लेकिन इस बार शनाया किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, ना ही किसी को समझा रही थी। इस बार शनाया ने मिसेस यामिनी गिल को अपना फैसला सुनाया था। शनाया के प्यारे से चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस नाराजगी थी। शनाया ने अपनी मॉम से नजरें फेरी और आहान की तरफ बढ़ने लगी। शनाया की इतनी हिम्मत से आहान हैरान था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि शनाया अब सबके सामने बिना किसी शर्म और एम्बैरेसमेंट के आहान को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। शनाया ने जाकर डायरेक्टली आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, आहान चलो हम यहाँ से चलते हैं। शनाया की आंखों में इस वक्त एक अलग लेवल का डेस्परेट इमोशन था। वो आहान के लिए जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट रही थी। शनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान मुझे माफ कर दो, पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई, या फिर ये कहा जाए कि मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया, तुम मेरे हस्बैंड ही नहीं मेरी फैमिली हो। चाहे जो हो जाए मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आहान ने कभी शनाया को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज शनाया की ये नजर आहान को एक अजीब सा एहसास दिला रही थी। वो एहसास कि आहान को कुछ हासिल हुआ था। जहां आहान और शनाया एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, सीमा बुआ जी ने धीमी आवाज में रतन से कहा, रतन क्या ये लड़की पागल हो गई है? अपने कंगाल पति के साथ देने के लिए ये तो घर ही छोड़ने के लिए तैयार है। रतन भी ये देखकर दंग रह गया था। उसने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, लगता है कि आहान ने शनाया पर कोई काला जादू कर दिया है। 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे, शनाया आहान से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, और आज अचानक से इनका प्यार हम सबके सामने उछल रहा है। मिसेस यामिनी गिल के तो होश ही उड़ गए थे। वो अपनी बेटी के पास गई और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर बोली, शनाया ये तुम क्या कह रही हो? चलते हैं? कहाँ चलते हैं?
देखो शनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल अपना डर गुस्से के पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनकर शनाया अपना फैसला बदल देगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। कुछ सोच के बाद फिर मिसेस यामिनी गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, हाँ जोश होश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम शनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। अब क्या होगा? क्या आहान और शनाया गिल परिवार छोड़कर जाने वाले हैं? क्या मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी और दामाद को रोक पाएंगे, या फिर सीमा बुआ जी की इस साजिश की वजह से सब कुछ बिगड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।